अरुण जी स्टार्ट करें एक बार। स्पीकर आज हमारे साथ में क्या आ गया क्या? हाँ एकदम लीजिए। ओके फाइन फाइन फाइन। मोहित जी ऑल्सो देयर। मोहित जी नमस्कार। मोहित जी को भी आप अनम्यूट कर दीजिए। मोहित जैन फ्रॉम रेवाड़ी। या मैंने रिक्वेस्ट कर दिया। Good evening to all of you. Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Arun ji, please start the session so that we can get the maximum benefit. Sure. आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जो भी हम डीसा में अपीयर हो रहे हैं, काफी टाइम बाद ये एग्जाम हो रहा है, तो वैसे भी number of the participant, number of the chartered accountant are very huge in number. आज हमारे साथ इस मैटर को डिस्कस करने के लिए रिगार्डिंग एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने के लिए, ट्रिक्स बताने के लिए कि कैसे हमें डीसा देना चाहिए, आज हमारे साथ एकता मित्तल जी हैं। थैंक यू। She is an expert in the DISA faculty from the Institute of Chartered Accountant of India. So स्वागत है मैम आपका कासा प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू अरुण जी। ग्रेट। एंड साथ में मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सुमित जी के एफर्ट को मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ रिगार्डिंग दैट सिंस 2010 सुमित जी is the founder member or founder of the CASA and serving the professional since then. And जैसा कि हम जानते हैं, सुमित जी is contesting Central Council, so we should have give the support to them so that they would be elected member. And thank you very much. Now I request Ekta Mittal ji to start the technical session. Thank you Arun ji, thank you Sumit ji for giving me such a wonderful platform, and thank you आप सब लोगों को भी CA members who have joined this session, and I hope this 1 or 2 hour whatever we are connected with each other is of best use for you all for your upcoming examination. And now I start with my sir. I want the rights for screen sharing. And thank you to all participants for joining. And due to some preoccupation by Mr. Kapil Suri ji and Ekta Mittal ji has given kind consent to address the session. So really thankful to see Ekta Mittal ji from Hisar. So thank you for your deliberation. To all the fellow members who are going to appear in 2 days about the regarding the DISA exam. So thank you, ma'am. Over to you for your deliberation. Thank you, Sumit ji. Now, coming to our point. So first of all, we want to understand that what is ISA? What is ISA? So basically, I hope everyone should be aware because the exam is only in next 2 days. And we must be aware why we are doing this ISA. Just an introductory part. So ISA का full form क्या है? ISA का full form है Information Systems Auditor. So what we are going to do when we become an ISA? सो बेसिकली जब भी हम आईसा बन जाएंगे तो एज एन आईसा हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्यूटर्स के अंदर ऑडिट करने वाले हैं। यही बेसिक मतलब है इसका। और उसके लिए जो हमें स्किल्स चाहिए, जो बेसिक नॉलेज चाहिए, वो हमें ये कोर्स प्रोवाइड करता है। आईसा का कोर्स कंट्रोल्स जो हम काम करते हैं हमारा एज अ सीए, एज एन ऑडिटर, हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है कंट्रोल्स की टेस्टिंग। वो हमें आईसा से मिलती है, उसकी स्किल्स हमें आईसा से मिलती हैं। एंड नाउ, और ये तो हम सबको पता, आईसा करने के बाद सीए, ये सीए प्रैक्टिस के अंदर भी बहुत बेनिफिशियल है। हमको बैंक ऑडिट्स मिलने में, कॉन्करेंट ऑडिट मिलने में, ये सब के अंदर हमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिलाने में हेल्प करता है अगर ये सर्टिफिकेशन हमारे पास होता है तो। सो मूविंग फॉरवर्ड नाउ,
So how to prepare? Sir, this question was very right if we had discussed it a week before, but because there are only 2 days left, so I'm not going to give anything like very fake here and say like कि आप अगर आप अभी 2 दिन में तैयारी शुरू करेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी. अगर आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप लोग के लिए आज का प्रोग्राम बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, बिकॉज वी विल डिस्कस हेयर कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कवर करने चाहिए. इन केस यू हैव मिस्ड एनी वन आउट, सो यू कैन कैच इट थ्रू. एंड ऑल्सो हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए. एंड मोर ओवर लास्ट पार्ट वुड ऑफ दिस पीपीटी और दिस सेशन वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को गेस करना चाहिए व्हेन वी आर नॉट अवेयर ऑफ द आंसर्स. तो हमें गेस कैसे करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज आईसा का एग्जाम भी अभी मैं डिस्कस करूंगी, आईसा के एग्जाम का पैटर्न क्या है. तो गेसिंग पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज स्टे कनेक्टेड टिल लास्ट, till so that you can get the maximum benefit of today's this session. ओके, सो नाउ डिस्कसिंग जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या है. तो जो हमारा एग्जाम होगा, एक तो वो 240 मिनट्स का होगा. 240 मिनट्स मींस 4 आवर्स. एंड उसके अंदर 200 क्वेश्चंस आएंगे. 200 क्वेश्चंस, 240 minutes. So you can understand, however, there is 1 minute for each question, more than 1 minute for each question. But because this is very much technical, some questions may take time. So आपको time management का starting से ही बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. Sometime it happens कि आप लोग पेपर पूरा नहीं कर पाते. मतलब बेसिकली आप एंड तक जब जाने लगते हो तो आपका जो टाइम है वो कम रह जाता है, क्वेश्चंस ज्यादा रह जाते हैं. हम प्रॉपरली रीड, क्योंकि बिकॉज एवरी क्वेश्चन नीड्स इट्स ओन टाइम टू रीड, अंडरस्टैंड एंड देन ओनली यू कैन आंसर. तो आपको बहुत टाइम मैनेजमेंट का स्टार्टिंग से ही ध्यान में रखना होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. सो वेरी क्लियर, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. इट मीन्स कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. सिंपल सा मतलब है कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. बिकॉज अगर आप गेस पार्ट भी करते हो तो भी कुछ मार्क्स आने के चांसेस होते हैं, which can help you to score their passing percentage, right? Then the biggest doubt was during these days, because of COVID, you can say, whether the exam would be offline or online. So actually the ET exam which had just happened, I guess in June or June के अंदर ही था, जून के अंदर या मई के अंदर था जो ET exam, that was online. Means just like your CC exam, system पे आपने दिया था. Online doesn't means giving it from home, but it was done from a computer, from a center, but on computer. But based on the exam hall tickets which have been received for the AT exam and confirmation from the institute, it has been confirmed that this time the exam is going to be on offline pattern, which was earlier also used. What it means, like you will be given question papers and OMR sheets, and you have to fill that OMR boxes only. Then important thing is, what is our pass percentage for this exam? So पास परसेंटेज हमारी 60% है. अर्लियर कुछ लोग बहुत पुराने टाइम पे पहले एग्जाम दे चुके हैं, उन लोगों के टाइम पे 75% होता था. नाउ इट हैज बीन रिवाइज्ड, और आज की जो करंट पासिंग परसेंटेज है 60 है, और कोई मार्किंग नेगेटिव मार्किंग नहीं है. व्हाट डज इट मीन्स? हमें 120 क्वेश्चंस को सही करना है. मीन्स करेक्ट आंसर्स हमें एटलीस्ट 120 देने हैं in order to pass this exam. I hope everyone is clear till here. So I have one query. I will take by slide only. So it is like total marks, sir. As I said, 200 questions. Marks are also 1 mark for each question. 200 marks. 120 marks would be your passing marks. Moving forward. Now, how to prepare for your exam? What is the best or ideal approach for preparing your exam? Shall we read the modules, or we should go directly by the question banks? Sir, ideal practice is to read both the things, modules plus question banks. मॉड्यूल्स भी पढ़ने हैं और क्वेश्चन बैंक भी पढ़ने हैं. बट एज आई सेड, अभी तो 2 दिन बचे हैं, सो एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल इन दिस लास्ट 2 days. बट येस, हु हैव ऑलरेडी बीन प्रिपेयरिंग, दे कैन
अगर आप लोगों ने मॉड्यूल्स पढ़े हैं तो आई वुड रिकमेंड क्वेश्चन बैंक इज ऑल्सो नेसेसरी, एंड अगर आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन बैंक्स पढ़े हैं तो एटलीस्ट मॉड्यूल्स के कुछ एरियाज आप लोग कवर कर लीजिए। अगर आपको काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में दिक्कत है, कुछ क्वेश्चंस को आप रिपीटेडली रॉन्ग कर रहे हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट्स आप जरूर चेक करें, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट्स चेक नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे, तब तक एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चंस आपके एज इट इज उठ के नहीं आते हैं, एंड दैट इज वेरी क्लियर। इनफैक्ट आई हैव रिसीव्ड कॉल्स फ्रॉम द पीपल कि देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, देयर आर सो मेनी क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल, then how are you saying कि एग्जाम में क्वेश्चंस ये नहीं आते हैं? तो कहाँ से आते हैं क्वेश्चंस? सर क्वेश्चंस उन्हीं में से मोल्ड होकर के आते हैं, the questions are molded from them only, but as it is same के same questions नहीं आते हैं, same के same questions you might find 20 or 25 out of this 200 questions, but same के same questions नहीं आते हैं, तो rectification will not work. You have to understand the things, you have to get through the concept, and then only you will be able to clear the exam. So preparation के लिए आपको modules भी पढ़ने चाहिए. Who have done it, they are very good, और मतलब अगर करें हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए एग्जाम क्लियर करना बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप खाली क्वेश्चन बैंक्स पे पढ़ चल रहे हैं तो आई वुड से वन थिंग कि अगर आप क्वेश्चन बैंक्स भी कर रहे हो ना, तो सर अगर आप उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ रहे हो, उससे भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, चाहे आप मॉड्यूल्स में से करें, चाहे आप गूगल करके करें, या फिर आप क्वेश्चन बैंक्स की एक्सप्लेनेशन से करें, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके जी। Now I have mentioned some module wise important topics. First of all, I would just like to understand, I will just like to make it clear कि अभी आइसा के अंदर दो syllabus चल रहे हैं, that is one is ISA 2.0 and the other one is ISA 3.0. So ISA 2.0 is also known as old course and 3.0 is known as the new course. तो basically इन दोनों में क्या फर्क है? ISA 2.0 जो है वो एक तो जुलाई 2020 से पहले जिन लोगों ने अपनी क्लासेस अटेंड की थी, जो हमारी प्रोफेशनल क्लासेस करवाता है इंस्टीट्यूट 8 आवर्स पर डे के हिसाब से 8 क्लासेस जो होती हैं, वो जुलाई 2020 से पहले जिन लोगों ने अटेंड करी थी, उनके ऊपर जो सिलेबस एप्लीकेबल है दैट इज ओल्ड कोर्स, दैट इज आइसा 2.0 का। एंड जो जुलाई 2020 के बाद जिन्होंने करी है उनके लिए जो एप्लीकेबल है दैट इज 3.0। सो आई होप आई एम क्लियर कि अब आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो आप 2.0 के हैं या 3.0 के हैं। एंड 3.0 के अंदर आई अंडरस्टैंड टिल नाउ देयर हैड बीन नो एटी एग्जाम, दिस वुड बी द वेरी फर्स्ट टाइम जो आपका एटी एग्जाम होगा। अभी तक जितने भी एटी एग्जाम्स हुए हैं वो 2.0 के अंदर ही हुए हैं। अच्छा जी, अब इन दोनों में मेजर फर्क क्या है? इन दोनों के अंदर जो मेजर फर्क है या डिफरेंस है, वो वुड से इनके अंदर जो है आपके कुछ कॉन्सेप्ट Was the voice not audible? म्यूट हो गया था मैडम, अब ठीक है। Yes, it is audible. Ekta ma'am, it is audible. Okay, so I hope I was okay. So moving forward. It's so Okay. clear. Okay, so हमारा जो आइसा 2.0 as you can see on your screens, उसके अंदर 7 मॉड्यूल्स थे, 7 मॉड्यूल्स हैं, और 7 मॉड्यूल्स का वेट परसेंटेज भी आ रहा है स्क्रीन पे, जस्ट लाइक यू कैन सी कि excuse me, there is some one minute. अब एक बार वापस आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। Okay, is this now everyone can hear me? It is okay. Thank you. So continuing from where we left, so यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है कि 100% के अंदर ये डिवाइड किए हुए हैं 7 मॉड्यूल्स, एंड द मोस्ट ऑफ द वेटेज इज गिवन टू मॉड्यूल नंबर 1 and module number 4. So they are carrying 20% each, which means 40 questions from each of them. 40 questions from each of them, and this is a very good number of questions. You can see 80 questions are going to come from these two modules,
which is like 40%, you need only 60% to pass. So if you cover these two modules, so it would be very हेल्पफुल टू यू, क्योंकि बिकॉज अगर आप ये 2 मॉड्यूल्स भी पढ़ के जाते हो तो काफी ज्यादा बेसिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा. एंड इन ऑर्डर टू गेट योर 60% जो पासिंग हमारा है, इफ हम लोग इसके अंदर ये वाला मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 7. सो आई रिकमेंड कि आप लोग एटलीस्ट ये 4 मॉड्यूल्स थोड़ा सा इनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मॉड्यूल्स को रेफर करें, जो हमारे इंस्टीट्यूट से मॉड्यूल्स मिलते हैं उनके एटलीस्ट टॉपिक वाइज जो भी मॉड्यूल में लिखा हुआ है उनको एक बार गो थ्रू जरूर करें बिफोर अपेयरिंग इन द एग्जाम. सो यू कैन सी दिस इज फॉर्मिंग योर 40 एंड 60%. और उसके अलावा क्योंकि बिकॉज आप लोग ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू ऑल द 60 क्वेश्चंस राइट कमिंग फ्रॉम दीज मॉड्यूल्स, सो एटलीस्ट इन तीनों में से कोई एक मॉड्यूल आप कर सकते हैं. एंड मोर ओवर जो मॉड्यूल 2 है हमारा, मॉड्यूल 2 इज बेसिकली जस्ट अ ब्रीफ ऑफ व्हाट वी हैव डन इन आवर ऑडिट्स. सो इसके अंदर सब कुछ जो ऑडिट में था ना वही होता है, जैसे रिस्क क्या है एंड कंप्लायंस टेस्टिंग, सब्सटैंटिव टेस्टिंग. अगर किसी का ऑडिट का पार्ट बहुत अच्छा है तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. इनहेरेंट रिस्क, सो ये टाइप्स ऑफ रिस्क, टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, ये सब कुछ है इसके अंदर. सो दिस वन इज वेरी इजी. इसमें आईटी वाला ज्यादा नहीं है, बट ये जो आपका मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 4 है, these have technical terms related to IT. so इसको आपको पढ़ना पड़ेगा मॉड्यूल्स में से, राइट. एंड मॉड्यूल 7 बेस्ड ऑन जितना इसको परसेंटेज गिवन है, मींस 14 क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम फ्रॉम हियर. एंड दिस मॉड्यूल इज वेरी इजी एंड दिस इज वेरी इजी आल्सो, एंड बहुत छोटा है तो इसको पढ़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है. कंपैरेटिवली मॉड्यूल 1 सबसे बड़ा है, मॉड्यूल 4 भी ज्यादा बड़ा नहीं है, बट दिस इज लाइक वेरी मच टेक्निकल, तो आपको इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा. एंड मॉड्यूल 7 इज इजी. तो दीज 4 मॉड्यूल्स आई रिकमेंड. उसके अलावा अगर आप कोई इनमें से कोई रिप्लेस करके बाकी तीनों में से अगर आपकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, यू कैन डू दैट. और मैं वैसे रिकमेंड करती हूँ कि इसके अलावा अगर आपको पास टाइम है, आप पढ़ सकते हैं, तो आप मॉड्यूल 5 को एक बार गो थ्रू करें, क्योंकि ये हमारा एक तो सीए फाइनल में जो सिलेबस था उसको डील करता है, काफी सारी चीजें वहीं से हैं. और इस अंडरस्टैंडिंग हमें बेसिक थोड़ा थोड़ा आता होता है, तो इसको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होता. तो दिस इज व्हाट आई रिकमेंड, दिस इज माय रिकमेंडेशन कि आप लोग ये मॉड्यूल्स पढ़ करके जा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा आपके एग्जाम के लिए. एंड मोर ओवर मैंने कुछ टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मॉड्यूल वाइज, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. अगर आप वो मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस को, मॉड्यूल वाइज टॉपिक्स आप पढ़ के जाओगे तो इन मॉड्यूल्स का आपको क्रक्स मिल जाएगा, तो आपको एक एक चीज और ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है. जस्ट चेकिंग द क्वेश्चन बैंक ऑल्सो. 3.0 आई विल टेल यू. 3.0 विल डिस्कस. Sir, how many attempts are left for course 2.0? I can't say, as I don't have much idea, but I guess there would be only few attempts left, 1 or 2, because 3.0 ही आ गया, अब ओल्ड कोर्स ज्यादा नहीं चलाएंगे ये लोग. एंड 3.0 वी विल टेक आफ्टर 2.0. बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए उसमें ये वाले जो टॉपिक्स अब मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्लाइड्स पे डाले हैं, दीज आर रेलेवेंट फॉर बोथ द कोर्सेज 2.0 एंड 3.0, बिकॉज सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है. कुछ टॉपिक्स को ऊपर नीचे, मतलब वहां पे मॉड्यूल्स 5 हैं, जैसे यहाँ पे 7 है, 6 मॉड्यूल्स हैं 3.0 में. तो कुछ चैप्टर्स जो हैं उन्होंने किसी बेसिकली एक मॉड्यूल से मर्ज करके दूसरे मॉड्यूल में डाल दी है. इंटरचेंजिंग ऑफ टॉपिक्स है, अलॉन्ग विथ कुछ ऐड भी हुआ है, कुछ एडिशन है और कुछ डिलीशन भी है 1-2 टॉपिक्स का. सो वी विल डिस्कस इट लेटर इन दिस सेशन ओनली. एंड नाउ मूविंग टू द दिस मॉड्यूल 4. सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल है आपका और जो सबसे टेक्निकल मॉड्यूल है वो है मॉड्यूल 4. उसमें से आपको क्वेश्चंस, आप जब भी क्वेश्चन बैंक से उठाएंगे तो उसके क्वेश्चंस जब आप इन टॉपिक्स को देखेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ जी, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन, तो इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन के अंदर जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपका इंफॉर्मेशन की क्लासिफिकेशन के टाइप्स क्या हैं, जस्ट लाइक
अनक्लासिफाइड, पब्लिक इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। उसके अलावा क्लासिफिकेशन के स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, इन्वेंट्री करने के लिए क्या होता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे इंफॉर्मेशन की क्लासिफिकेशन से निकल कर आते हैं। देन आपका अगर आप मॉड्यूल 4 को रेफर करते हो इन 2.0, तो आपके जो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड रेस्ट इज कवर्ड फ्रॉम ओनली दिस chapters. So first one is physical and environmental controls, network access controls. So basically ये जो है controls से related chapter हैं, physical and environmental. So physical कि आपके physical presence के ऊपर जो controls हैं उनको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल कंट्रोल्स। एंड नाउ एनवायरमेंटल कंट्रोल्स इज कि जो बाहर से जो एनवायरमेंट के थ्रेट्स होते हैं, रिस्क होते हैं, उनके ऊपर जो हम कंट्रोल्स लगाते हैं, दैट इज एनवायरमेंटल कंट्रोल्स। इसके अंदर ये 3 टॉपिक्स मैंने, सो ऑल दिस टॉपिक्स, दीज obviously मॉड्यूल 4 अगर आप पूरा पढ़ सकते हैं तो दैट वुड बी द बेस्ट अप्रोच, बट आई हैव सिलेक्टेड फ्यू टॉपिक्स जिसके अंदर से क्वेश्चंस आने के चांसेस मोर देन 50% है, राइट, मोर देन 50%। आई एम नॉट गोइंग टू से कि ऑब्वियसली 100% आएगा ही आएगा, कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं, मैं स्पेसिफिकली आपको स्ट्रेस करके बताऊंगी कि इसमें से तो 100% आएगा, बिकॉज ये सीए के एग्जाम के जैसे ये इंस्टीट्यूट ही लेने वाला है, तो एवरी टाइम देयर आर चांसेस कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा ना हो एग्जाम। ये मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये टॉपिक्स तो आपको एटलीस्ट अंडर बेसिक एरिया जो है, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है समझ में आना चाहिए। एक तो बायोमेट्रिक डिवाइसेस इस चैप्टर में से, ये हमारी वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। सो बेसिकली जो हम लोग साइट यूज करते हैं, डेटा सेंटर्स की हो गई या फिर जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इंफॉर्मेशन जहां पे हमने रखी हुई है उसकी साइट सिलेक्शन के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग कैसी होनी चाहिए, लोकेशन कैसी होनी चाहिए, एंड फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम्स। सो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कंट्रोल कि आपको फायर डिटेक्शन और सप्रेशन। सो इसके अंदर जो क्वेश्चंस आपके ड्राई पाइप स्प्रिंकलर्स हो गए, वेट पाइप स्प्रिंकलर्स हो गए, उनसे रिलेटेड, एंड गैस बेस्ड जो हमारे सप्रेशन सिस्टम्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा, CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, सो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ऑन लो प्रायोरिटी एज कंपेयर टू द हैलोन गैस। हैलोन गैस इज एन एग्जांपल ऑफ सप्रेशन सिस्टम, ये गैस बेस्ड सिस्टम है। तो एक दो क्वेश्चंस इस टाइप के आपको काफी मिल जाएंगे एग्जाम पर्पस के लिए कि आपकी बेस्ट गैस बेस्ट फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम कौन सा है। तो हैलोन गैस का कंपैरेटिवली सेफर माना गया है, FM 200 भी बोलते हैं जिसको, FM 200 जो है हमारी कंपैरेटिवली सेफर मानी गई है एज कंपेयर टू CO2। एंड बायोमेट्रिक डिवाइसेस के अंदर से सर बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं। बायोमेट्रिक डिवाइसेस में से जो क्वेश्चंस आने के एरियाज हैं, जैसे कि आपका FAR फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, FRR फॉल्स रिजेक्शन रेट क्या होता है, मोर ओवर आपका थ्रूपुट रेट क्या होता है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपको बायोमेट्रिक डिवाइसेस के टॉपिक में मिल जाएंगी, प्लीज गो थ्रू देम। और इससे उसके अलावा एनरोलमेंट रेट, इनके ऊपर काफी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। एंड हाँ जी, एक चीज और होती है, बायोमेट्रिक डिवाइसेस 2 टाइप्स के होते हैं, बिहेवियरल एंड आपके ये जो होते हैं साइकोलॉजिकल। तो जैसे फिंगरप्रिंट्स हो गए, रेटिना हो गया, दीज आर साइकोलॉजिकल। बिहेवियर के अंदर आपके आते हैं सिग्नेचर बेस्ड या वॉइस बेस्ड डिवाइसेस। तो सॉरी, तो आप लोग यहाँ से ये टॉपिक के ऊपर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देख सकते हैं, तो आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। सो हम मॉड्यूल 4 पे जितना स्ट्रेस देंगे हम बाकी मॉड्यूल्स पे उतना स्ट्रेस नहीं देंगे, बिकॉज मॉड्यूल 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम जस्ट ब्रीफिंग आउट ऑल्सो कि हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। रेस्ट मॉड्यूल्स में मैं बस आप लोग को सिर्फ टॉपिक्स बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आएंगे, राइट। मॉड्यूल 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस देती हूँ हमेशा इसके ऊपर। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के अंदर अब जैसे सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है प्रिविलेज मैनेजमेंट। प्रिविलेज मैनेजमेंट क्या होता है? प्रिविलेज मैनेजमेंट इज कितनी प्रिविलेजेस आपको देनी है एक यूजर को कितनी प्रिविलेजेस देनी है। तो दिस वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट यू नीड टू नो, नीड टू डू,
जितना आप उतना ही बताएं जितना उसको जरूरी है, जितना उसको काम करना है। तो जितना जिससे काम लेना है उतनी उसको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, उतने एक्सेसेस देने चाहिए। दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड प्रिविलेज मैनेजमेंट एंड दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू गिव द एक्सेस कंट्रोल्स। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में क्यों आता है, आपको किसको कितने एक्सेस के राइट देने हैं, ये कहां से आपको पता चलता है। प्रिविलेज मैनेजमेंट इसका बेस कॉन्सेप्ट है कि कितना एक्सेस किसी को देना है, जितना उससे काम करवाना है हमें हर बंदे को उतना ही एक्सेस देना होता है। ज्यादा एक्सेस और कम एक्सेस दोनों ही पोजीशंस सेफ नहीं है, रिलायबल नहीं है, राइट। देन मूविंग फॉरवर्ड, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म हमारा जो है किस बेसिकली जब हम एक्सेस कंट्रोल्स लगाते हैं, ये जो हमारा मैकेनिज्म है मींस जो प्रोसेस है, दिस इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, second is authentication and third one is authorization. So identification, authentication and authorization, एक तो इन तीनों टर्म्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बिकॉज जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा आपके लिए एक्सेस कंट्रोल समझना मुश्किल हो जाएगा। मोर ओवर आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन का फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स। सो आइडेंटिफिकेशन से हम क्या समझते हैं, जस्ट एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। जब हम किसी फॉर एग्जाम्पल साइट में लॉग इन करते हैं एंड अपना यूजर नेम डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं, so we are giving our identification, हम उसको बता रहे हैं सिस्टम को कि हमने ज्वाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल एकता has want to access the system and उसको एक्सेस करने के लिए मैंने अपना यूजर नेम एंड अपना पासवर्ड डाला, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। नाउ व्हाट इज ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में बेसिकली क्या होता है, बैकएंड पे सर्वर चेक करता है कि जो यूजर नेम डाला गया है उसके सामने जो पासवर्ड डाला गया है वेदर दैट मैचेस और नॉट, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, अगर वो करेक्ट होगा दे विल अलाउ द एक्सेस, और अगर वो इनकरेक्ट होगा तो लिखा आ जाएगा एक्सेस डिनाइड। तो आप समझ रहे हो ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथेंटिकेट करना, चेक करना, जिस बंदे ने आप लोगों से एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है सॉरी, कि आप जो जिस बंदा अपनी आइडेंटिटी बता रहा है वो वही है, वो उसके पास ही होगा उसका पासवर्ड, राइट। जैसे अगर मेरे को अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना, आधार कार्ड में किसी को दिखाती हूँ तो आधार कार्ड ओरिजिनल पर्सन के पास ही है। सो ये एक्सपेक्टेशन होती है और इसी के बेसिस पे जब वो चेक करते हैं यूजर आईडी एंड पासवर्ड को कि वो दोनों एक दोनों से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, देन दे ऑथेंटिकेट, वो अलाउ करते हैं या डिसअलाउ करते हैं आपको एक्सेस के लिए। दैट इज बेस्ड, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट इज ऑथराइजेशन। अब अगर उसको अलाउ कर दिया, ही इज द राइट पर्सन, जिसने अपनी आइडेंटिफिकेशन दी है वो उसकी मैच हो गई है, अब वो अलाउड है, तो उसको क्या करते हैं, ऑथराइज कर देते हैं। किस चीज के लिए, जितना एक्सेस उसको अलाउड है उतना ही एक्सेस ऑथराइज किया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑथराइजेशन। द एक्सेस, द परमिशंस व्हिच he or she is entitled to have, उस प्रोसेस को बोलते हैं, उतना उसको अलाउ कर देना, एक्सेस जो उसको अलाउड है वो अलाउ कर देना, दैट इज ऑथराइजेशन। सो दिस इज द complete 3-step procedure of running the access control mechanism. Okay, now moving forward, what is multi-factor authentication? Multi-factor authentication में से सर ज्यादा मतलब I have seen कि पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, दिस इज वन एरिया जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। व्हाट इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर के अंदर बेसिकली आप जैसे नाम से समझ में आ रहा है, एक से ज्यादा ऑथेंटिकेशन के फैक्टर्स हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया था ना, ऑथेंटिकेट कैसे करता है, वो चेक करता है कि जो बंदा अपनी आइडेंटिटी बता रहा है वो वही है कि नहीं है। उसको चेक करने के लिए एक से ज्यादा फैक्टर्स कौन से होते हैं, ये दिस रन्स ऑन 3 प्रिंसिपल्स। तो 3 प्रिंसिपल्स क्या है आपके, फर्स्ट वन इज आपका who you know, who you are, what you know, what you are and what you have. What you have is जो आपके पास है, क्या होता है आपके पास, पासवर्ड्स होते हैं, ठीक है जी, दैट इज व्हाट यू हैव, पिन्स होते हैं, और उसके अलावा व्हाट यू नो इज लाइक, नो इज पासवर्ड्स होना, और व्हाट यू हैव इज लाइक पिन, जो आपके फोन्स पे आता है, डिवाइस पे आता है, किसी टोकन बेस्ड डिवाइस पे आ जाता है, दैट इज पिन। एंड व्हाट यू नो जो आपको पता है, याद क्या हो सकता है, आपको पासवर्ड याद हो सकते हैं। एंड व्हाट यू आर, मतलब आप खुद क्या हो, यानी कि बायोमेट्रिक्स आपके। इन तीनों के मिक्स से, मतलब एक से ज्यादा कंपोनेंट जब मिक्स कर देते हैं, यानी कि आपको पता है ना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आजकल नेट बैंकिंग्स में जरूरी होती है। एक तो आपका पासवर्ड होता है, दैट इज व्हाट यू
नो। एंड एक होता है आपका ओटीपी या पिन, जो कि आपके पास डिवाइस पे आता है, आपके फोन पे आ सकता है, टोकन बेस्ड होता है। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया ये, व्हेन दे आर यूजिंग मोर देन वन फैक्टर टू ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी, टू ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी व्हेन मोर देन वन फैक्टर इज यूज्ड, तो उसको बोलते हैं मतलब यहाँ पे ये टू फैक्टर है और दो से ज्यादा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे मल्टी फैक्टर। और थर्ड फैक्टर क्या होता है आपका बायोमेट्रिक, यानी कि आपका रेटिना स्कैन मांग सकते हैं वो, या फिंगरप्रिंट्स मांगते हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर जो ऑप्शंस होते हैं वो आपको कैसे कंफ्यूज करेंगे ऑप्शंस के अंदर, वो आपको दोनों मतलब जैसे एंड में दे रहे हैं तो वो आपको दोनों एक ही फैक्टर के ऑप्शंस में दे सकते हैं। तो हाउ डू यू हैव टू क्रॉस आउट, आपको चेक करना है नो और हैव के अंदर डिफरेंशिएट करना है कि आप क्या जानते हैं और क्या आपके पास है, दो मतलब। और तीसरी चीज है क्या आप हो, इन तीनों में से कोई दो एटलीस्ट हो आपका ऑथेंटिकेशन के फैक्टर्स। दिस इज नोन एज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट I have not mentioned here, but I will just say one more important area is हमारे access controls कितने types के होते हैं। So access कितने type का हम access देते हैं। One is mandatory access, एक होता है हमारा dictionary access। तो ये हमारा बहुत important area है। mandatory और discretionary में से questions आने के chances more than 50% हैं। What is mandatory? Mandatory is समथिंग जो कि एज पर रूल्स काम करता है। सी इट सेज मैंडेटरी। और डिस्क्रिशनरी क्या है, जिसमें ओनर की राइट चलती है। ओनर किसका, डाटा का ओनर डिसाइड करता है हु कैन एक्सेस द डाटा एंड हु कैन नॉट एक्सेस द डाटा। तो वो होते हैं हमारे डिस्क्रिशनरी। एंड रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स कौन से होते हैं, जो हमारे पर्टिकुलर रोल के साथ असाइन कर दिए जाए। मैनेजर को कितना देना है, data operator को, so not based on the name of a particular person but based on the role defined। and हमारा एक important topic है access control lists and metrics। हमारी जो access controls करने के लिए एक बेसिकली टेबल होती है जिसके अंदर लिखा होता है कि कौन सी फाइल को कौन सा प्रोग्राम कितना एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल फाइल ए पे पर्सन एक्स कितना एक्सेस कर सकता है, वो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, कितना काम कर सकता है। इनमें से वो बेसिकली एक टेबल बना दी जाती है विच इज लाइक उसमें लिख दिया जाता है कौन कौन सी फाइल को कितना कितना एक्सेस किया जा सकता है। दीज आर उसके एक रो कॉलम को लिस्ट बोलते हैं, रो को कैपेबिलिटी लिस्ट्स बोलते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज जो आपको कवर करने चाहिए। मोर ओवर इसके अलावा सिंगल साइन ऑन, आप लॉग इन करते हो, अलग यूजर आईडी पासवर्ड अलग अलग बहुत सारे हो जाते हैं, तो काफी सारे कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। सिंगल साइन ऑन इज ए कॉन्सेप्ट के जिसके अंदर एक बार आप लॉग इन कर लो तो यू एंटर, यू नीड नॉट टू रिमेंबर डिफरेंट आईडी पासवर्ड्स। देन वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 100% क्वेश्चंस आएंगे। दिस इज टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स के जो टाइप्स हैं वो आप एक बार जरूर बुक्स में से देख के जाइए, जितने आपकी बुक्स में अवेलेबल हैं। मॉड्यूल 4 में आपको चैप्टर 4 में और 5 में दोनों में मिल जाएंगे ये। सो इसके अंदर ये उसके अलावा लॉजिक बॉम्ब्स हो गए एंड ट्रोजन हॉर्सेस हो गए, स्पूफिंग हो गया, मास्करेडिंग हो गया, उसके अलावा डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो गया। तो जितने भी टाइप्स के अटैक्स हैं उन सब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही, आपको टर्म्स के मीनिंग क्लियर होने, आपका पॉलीमॉर्फिक वायरसेस क्या होते हैं, एंड देन आपके पॉलीमॉर्फिक के अंदर जैसे इंक्रिप्शन होता है वो हाइड कर लेता है अपने आप को। तो ये जो बेसिक हर एक अटैक के जो बेसिक फीचर्स हैं और उनका जो बेसिक मीनिंग है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके जी। Then this one is the last important chapter of this module, network security controls। So network security controls के अंदर से देखिए मैंने जैसे अगर आप देख भी रहे हो कुछ टॉपिक्स है जिनके आगे लिखा हुआ है also in module 1। So this what you have to do if you are referring the module, तो इसका जो बेसिक है ना, आपको क्रिप्टोग्राफी, फायरवॉल और इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, इन तीनों टॉपिक्स का जो बेस है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, दैट यू विल गेट इन मॉड्यूल 1। हाउएवर द डिटेल्स या फिर जो उनकी एप्लीकेशंस हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, दैट इज कवर्ड इन मॉड्यूल
4। तो अगर आपको ये टॉपिक्स करने हैं तो आपको सबसे पहले मॉड्यूल 1 पढ़ना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन गो टू मॉड्यूल 4। और ये जो टॉपिक्स है इन तीनों में से नहीं तो 2 जो हैं एटलीस्ट, क्रिप्टोग्राफी, फायरवॉल या इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, इन तीनों में से ही क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एंड क्रिप्टोग्राफी में से तो सर 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। So my video has been stopped. Okay, thank you. ओके, क्रिप्टोग्राफी में से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी में से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? क्रिप्टोग्राफी में 3 कॉन्सेप्ट हैं सर। एक है आपका सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, एक है असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एंड अदर वन इज हैशिंग। सो बेसिकली सिमेट्रिक, असिमेट्रिक एंड हैशिंग। सिमेट्रिक से जैसे आप समझ पा रहे हैं सिमेट्री होती है, तो बेसिकली जिस क्रिप्टोग्राफी वर्क्स ऑन की आप किसी चीज को कोड कर रहे हैं, लाइक इंक्रिप्शन टाइप्स थिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जिस की से कोडिंग कर रहे हैं उसी की से अनकोडिंग हो रही है, डीकोडिंग हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक। एंड जब सेम की से कोडिंग एंड डीकोडिंग नहीं होती है, डिफरेंट कीज यूज होती हैं, मींस 2 कीज यूज होती हैं, तब उसको बोलते हैं असिमेट्रिक। मतलब डिफरेंस है, जिस की से आपने कोड किया उससे डीकोड नहीं हो रहा है पर्टिकुलर लॉजिक जो भी है या फिर जो भी आपने एन्क्रिप्ट किया डाटा, देन इट इज नोन एज असिमेट्रिक। और हैशिंग इज अ प्रोसेस जिसको हम इंटेग्रिटी के लिए यूज करते हैं, मॉडिफिकेशन ये चेक करने के लिए कि डाटा में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, उस चीज को चेक करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं दैट इज हैशिंग। अच्छा जी, एक चीज मैं यहाँ पे छोटा सा जस्ट टू गिव द बेस मैं बताना चाहूंगी कि जो क्रिप्टोग्राफी है, जो हमारे जितने भी प्राइवेट की पब्लिक की से रिलेटेड टॉपिक्स क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे क्वेश्चन बैंक्स में, वो सारे इस मॉड्यूल में से या फिर इस टॉपिक में से आते हैं। तो छोटा सा एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ज्यादा डिटेल में तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, थोड़ी सी वक्त की पाबंदी है हमारे पास। प्राइवेट की और पब्लिक की क्या होता है जी? प्राइवेट की तो वो की होती है जो हमारे पास है, सिर्फ जो प्राइवेट है, दैट इज नॉट अवेलेबल टू एवरीवन, दैट इज ओनली अवेलेबल टू द पर्सन, उसी के पास है, दैट इज प्राइवेट की। एंड पब्लिक की वो की होती है जो कि हर किसी के पास है, की तो मेरी है बट वो सबको ही जानते हैं, दैट इज पब्लिक की। एंड असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी कैसे काम करती है? असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी बेसिकली जैसे हर पर्सन है, कोई भी पर्सन है, सेंडर है या रिसीवर, सबके पास 2 कीज होती हैं, वन की इज प्राइवेट की एंड अदर वन इज पब्लिक की। तो असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में मतलब सेंडर के पास 2 कीज हैं, एक सेंडर की प्राइवेट की, एक सेंडर की पब्लिक की, और उसी तरह रिसीवर के पास भी 2 कीज हैं, एक रिसीवर की प्राइवेट की और एक रिसीवर की पब्लिक की। सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, बेसिकली हमें लॉक लगाना होता है डाटा पे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमें इनक्रिप्ट कर रहे हैं मतलब लॉक लगा रहे हैं, इनक्रिप्ट कर रहे हैं मतलब लॉक लगा रहे हैं। तो जो हम लॉक लगाते हैं वो प्राइवेट की से लगता है और पब्लिक की से खुलता है, ठीक है जी, वाइस वर्सा ऑल्सो, मतलब पब्लिक की से लगेगा तो प्राइवेट की से खुलेगा, प्राइवेट की से लगेगा तो पब्लिक की से खुलेगा। अच्छा जी, एक चीज और यहाँ ध्यान रखनी है, जिसकी चाबी है उसी की वाइस वर्सा यूज होगा। फॉर इसका मतलब क्या है, सेंडर की प्राइवेट की है तो सेंडर की पब्लिक की से खुलेगा, और सेंडर की पब्लिक की है तो सेंडर की प्राइवेट की से खुलेगा। तो उसी तरह रिसीवर की पब्लिक की है तो रिसीवर के प्राइवेट की से लगेगा या खुलेगा, एंड अगर रिसीवर की पब्लिक की है तो रिसीवर की प्राइवेट की होनी चाहिए। मतलब उल्टा नहीं होगा, सेंडर की प्राइवेट की और रिसीवर की पब्लिक की, नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। आपको लॉक जिस पर्सन की, दोनों मतलब कीज आपस में इंटरचेंजेबली यूज हो जाती हैं, बट वो होनी एक ही पर्सन की चाहिए, राइट? मतलब सेंडर की पब्लिक की है तो सेंडर की ही प्राइवेट की चाहिए लॉक लगाने के लिए। तो ये था बेसिक इसके पीछे, जो लॉक कैसे लगाना है, लॉक कैसे हटाना है, खोलना है, उसके पीछे। दूसरी बात ये, हम इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे कि हमें इंटेग्रिटी मेंटेन करनी है डाटा की, तो हमें किस की से लॉक लगाना चाहिए और किस की से लॉक खोलना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल, इंटेग्रिटी के लिए बेस्ट अप्रोच जो है वो होती है हैश प्रोसेस की। अगर आपके पास ऑप्शंस में हैशिंग अवेलेबल है तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड द फर्स्ट आंसर वुड बी हैशिंग।
लेकिन अगर आपके पास हैशिंग अवेलेबल नहीं है तो देन यू विल लुक इनटू द कीज। कीज में अब देखिए कैसे, मैं एक बता रही हूँ जस्ट फॉर एन एग्जांपल ऑन बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कैसे लगता है। फॉर एग्जाम्पल इंटेग्रिटी मेंटेन करनी है। इंटेग्रिटी का मतलब कोई मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट में, मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो मैं लॉक लगाऊं एज अ सेंडर वो सिर्फ रिसीवर खोल पाए और कोई ना खोल पाए, क्योंकि और कोई खोल लेगा तो वो शायद चेंज कर देगा, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे लॉक लगाना है। मैं मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है एज अ सेंडर, मेरे पास अपनी दो कीज हैं, एक है सेंडर की पब्लिक की, एक है सेंडर की प्राइवेट की, एंड एक मेरे पास है रिसीवर की पब्लिक की, क्योंकि वो तो सबके पास है, राइट। तो अब हम बात कर रहे हैं कि मैं कौन सी की से लॉक लगाऊं। मुझे बस इतना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ रिसीवर देख पाए। तो अगर मैं रिसीवर की पब्लिक की से लॉक लगाऊंगी तो उसको कौन खोल सकता है, रिसीवर की प्राइवेट की, राइट। वो किसके पास है, सिर्फ रिसीवर के पास है, सिर्फ और सिर्फ रिसीवर के पास है, और किसी के पास नहीं है, तो कोई और नहीं खोल पाएगा। तो योर आंसर वुड बी, मेरे को कौन सी की से लॉक लगाना है, रिसीवर की पब्लिक की से। और अगर मैं सेंडर की प्राइवेट की से लॉक लगा दूंगी तो सेंडर की पब्लिक की तो सबके पास है, कोई भी खोल सकता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है, राइट। तो दैट वुड नॉट बी द राइट आंसर। देन अगर मैं सेंडर की प्राइवेट की से लॉक लगा दूंगी तो वो सॉरी सेंडर की पब्लिक की से लॉक लगाऊंगी तो रिसीवर कैसे खोलेगा, उसके पास सेंडर की प्राइवेट की नहीं है। यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो हमें इस टाइप से इन क्वेश्चंस को समझना है, यही अप्रोच है इसके पीछे, और इन क्वेश्चंस को समझने के लिए बेस्ट वे है, ये आपको सब मॉड्यूल्स में मिलेगा, तभी मैं आपको बोलती हूँ कि मॉड्यूल्स को प्लीज अच्छे से पढ़ें और यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। देन नेक्स्ट पार्ट इज फायरवॉल। फायरवॉल में से हमारे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, फायरवॉल्स में से जो है हमारे ये फायरवॉल के टाइप्स जो हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे होस्ट बेस्ड हो गया या नेटवर्क बेस्ड है। देन उसके अलावा हमारे फायरवॉल के अंदर ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक्स हैं इसकी 4, सर्किट बेस्ड पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स, सर्किट बेस्ड एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल्स, और एक स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। तो ये क्वेश्चंस आते हैं बेस्ट कौन सा है जी। बेस्ट जब भी आपके पास क्वेश्चन में पूछे, अगर आपके पास एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल गेटवे, एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल अगर आंसर्स में है तो आंख बंद करके आपको आंसर देना है एप्लीकेशन लेवल गेटवे, तो आपको आंख बंद करके आंसर देना है। दूसरा, आपके दो टाइप की और टेक्निक्स हैं, एक है डुअल होम्ड फायरवॉल्स और एक होते हैं आपके स्क्रीन्ड सबनेट फायरवॉल्स, और एक होते हैं आपके स्क्रीन सबनेट फायरवॉल्स का ही अदर नेम है डीमिलिटराइज्ड फायरवॉल। तो ये जो डीमिलिटराइज्ड फायरवॉल है, दिस इज द सेफेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट फायरवॉल एवर सिंस नाउ। तो अगर आपके पास बेस्ट में ये ऑप्शन कहीं पे भी अवेलेबल है तो आपको हमेशा ऑप्शन देना है डीमिलिटराइज्ड या स्क्रीन सबनेट फायरवॉल। अगर दोनों हैं ऑप्शंस में, मींस एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल भी है ऑप्शन में एंड डीमिलिटराइज्ड या फिर स्क्रीन सबनेट फायरवॉल भी है, तो भी आपका आंसर डीमिलिटराइज्ड या फिर स्क्रीन सबनेट फायरवॉल रहेगा। दिस इज द बेस्ट फायरवॉल विच वन शुड हैव इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। उसके अलावा आपका इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम है। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम में से आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे इसका, ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है हमारे मॉड्यूल्स में, सिर्फ 2 टाइप्स इसकी डिस्कस की हुई हैं, और एक होस्ट बेस्ड और नेटवर्क बेस्ड, और अदर 2 इज सिग्नेचर बेस्ड। मतलब ये 2 तरीके से काम करता है, इसका प्रोसेस जो होता है सिग्नेचर बेस्ड या फिर बिहेवियर बेस्ड। तो यही 2 एरियाज जो हैं हमारे कवर्ड हैं। तो सिग्नेचर बेस्ड बेसिकली वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सा फायरवॉल है इस टाइप से, या फिर ये कौन सा इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम है, वो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। देन पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज एथिकल हैकिंग। सो एथिकल हैकिंग में बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग खुद इन्वाइट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस खुद इन्वाइट करती हैं हैकर्स को टू चेक, अपने कंट्रोल्स को टेस्ट करने के लिए कि उतना उनका एनवायरनमेंट कितना स्ट्रांग है, आर देयर स्टिल एनी वीक पॉइंट्स, स्टिल एनी लूप होल्स, एंड देन दे आइडेंटिफाई देयर लूप होल्स बाय डूइंग दिस पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसके सर टाइप्स अवेलेबल हैं आपके मॉड्यूल्स में, आप लोग प्लीज एक बार उन टाइप्स को भी गो थ्रू कर सकते हैं।
VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये भी आज के टाइम पे बिकॉज कोविड में तो हम लोग सब लोग VPN पे ही से ही अपने ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, वर्क फ्रॉम होम जो हमारा चल रहा है दैट इज गोइंग बेस्ड ऑन दिस मेजर थिंग ओनली। VPN के ये बेसिकली कैसे काम करता है बहुत ज्यादा डिटेल्ड में नहीं है ये हमारे सिलेबस में, खाली VPN के बेनिफिट्स और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसकी पूरी की पूरी टेक्निकल प्रोसेसिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। वॉइस ओवर IP का सर बेस्ट एग्जांपल है व्हाट्सएप वॉइस कॉल जो हम करते हैं। सो बेसिकली व्हाट डज इट मींस, अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सिर्फ व्हाट्सएप की वॉइस कॉल ध्यान में रखनी है। मतलब जैसे वॉइस कॉल आती है, व्हाट्सएप कॉल आती है, तो आप बेसिकली क्या हो रहा है इंटरनेट के थ्रू वैसे क्या मूव होता है, डाटा पैकेट्स मूव होते हैं, लेकिन अभी उस पे वॉइस के पैकेट्स भी मूव हो रहे हैं, वॉइस के पैकेट्स मूव हो रहे हैं। और जब भी व्हाट्सएप कॉल आती है तो आपके मैसेजेस से पहले उसको प्रायोरिटी मिलती है, तो मतलब आप कॉल पे मैसेजेस से पहले बात कर सकते हो। तो दिस इज योर वॉइस ओवर IP। देन अच्छा, अब नेक्स्ट मॉड्यूल पे आ गए। दिस वाज द मॉड्यूल 4 जो था हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था, हमने इस पे सबसे ज्यादा टाइम लगाया है। अब हम आगे वाले मॉड्यूल्स को इतनी डिटेल में नहीं करेंगे। आई विल शेयर दी स्लाइड्स, आप लोग टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अभी मैं बस फटाफट ये बताऊंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए इसमें जो वैसे तो मैंने काफी सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने 3-4 टॉपिक्स को हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और ये तो एटलीस्ट आपको एक बार बुक में से रेफर करने चाहिए। अदर्स अगर इफ यू हैव टाइम नाउ तो यू कैन गो थ्रू इट, अदरवाइज अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं इनके दैट इज आल्सो फेयर इनफ। अगर आपने एक्सप्लेनेशन रीड करते हुए क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए दैट इज फेयर इनफ, यू नीड नॉट टू रेफर वेरी मच ऑफ द मॉड्यूल्स। तो एक तो आपको OSI मॉडल और एक आपका IP मॉडल जो है, इंटरनेट मॉडल जो है, और उनसे रिलेटेड प्रोटोकॉल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉड्यूल 1 का। फायरवॉल मैंने अभी पीछे डिस्कस कर लिया, वो सारा मॉड्यूल 1 में ही था, और क्रिप्टोग्राफी और PKI भी मैंने अभी आपको बताया। ये जो 3 हैं, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये एटलीस्ट आप लोग पढ़ के जाइए। बाकी ऑल दिस टॉपिक्स यू कैन रेफर फ्रॉम द स्लाइड्स, एंड आप लोगों ने अगर नहीं पढ़े हैं तो ये आप लोग एटलीस्ट इनके क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इस मॉड्यूल में से भी हमारा 20% कवर होता है, मीन्स 40 मार्क्स। इसमें काफी बेसिक IT है हमारी, तो अगर हमें ये बेसिक नॉलेज चाहिए तो इसके लिए ये वाला हमें रेफर करना पड़ेगा। देन हमारा है मॉड्यूल 7, जिसमें मैंने बताया था मॉड्यूल 7 काफी छोटा मॉड्यूल है, एंड उसके कंपैरेटिवली उसकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, अगर बहुत जल्दी सिलेबस कवर हो जाता है इस मॉड्यूल का। इसके अंदर से तो सर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस मॉड्यूल में से ना डेफिनेशंस आ जाती हैं क्वेश्चंस में। सो ये आपको फर्स्ट चैप्टर में मिलेंगी। कुछ डेफिनेशंस मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड में लिखी हैं, उसके अलावा भी काफी सारी और डेफिनेशंस हैं विच यू कैन गो थ्रू। एक तो डिजास्टर रिकवरी प्रोसेस जो है हमारा, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट, इन दोनों के अंदर डिफरेंस भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और इन दोनों की बेसिक डेफिनेशन भी आनी चाहिए। एंड देन दिस वन इज बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस, BIA। तो दीज 3 टर्म्स की डेफिनेशन आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। एंड इंसिडेंट एंड रेजिलियंस क्या होता है, उसके अलावा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, दैट इज मैक्सिमम एक्सेप्टेबल आउटेज एंड मिनिमम बिजनेस कॉन्टिन्यूटी ऑब्जेक्टिव। सो ये आपसे उसकी डेफिनेशन देख करके ये पूछ सकते हैं कि ये क्या टर्म है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। उसके अलावा जो है आपके BCP टेस्टिंग टाइप्स, तो BCP मतलब बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्रोसेस जो है आपका, प्लानिंग जो है उसके जो है टेस्ट, उसको मतलब हमने जो BCP बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान बनाया है उसको कैसे टेस्ट किया जा सकता है, उसके टेस्टिंग टाइप्स हैं। इसमें से इतने ज्यादा नहीं आ सकते, लेकिन हाँ जी ये जो हमारा टॉपिक है सॉरी, ये जो हमारा टॉपिक है BCP ये बैकअप टाइप्स, इसमें से पक्का क्वेश्चन आ सकता है। एंड इनफैक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं दे ट्राई टू कंफ्यूज यू हेयर डिफरेंशियल एंड इंक्रीमेंटल बैकअप में। सर इसमें से एक ना बहुत ध्यान देने वाली बात है, मैं सिर्फ यहाँ पे से 2 टॉपिक्स और डिटेल में बताऊंगी क्योंकि इनमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एक ये वाला एंड अदर वन वुड बी दिस, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव एंड रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। तो जो हमारा ये टाइप्स ऑफ बैकअप है, full differential and incremental. तो what is the difference between differential and incremental backup? Differential backup क्या होता है, जिसमें basically terms देखो आप, इसमें से ही मतलब निकल के आएगा। Here we say about difference and here we say about increment. Increment मतलब जो भी बढ़ा है,
ठीक है, बढ़ा है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टेकन अ बैकअप ऑन संडे, मैंने एक संडे को बैकअप लिया है एंड टुडे इज वेडनेसडे, राइट? तो मैं संडे के बाद जितना भी वेडनेसडे में चेंजेस हुए हैं उतना जितना भी एरिया है उसका मैं बैकअप लेती हूँ, दैट इज नोन एज इंक्रीमेंटल बैकअप। सो हेयर आई एम नॉट रेफरिंग कि मेरा संडे को बैकअप कौन सा था, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है मैंने कौन सा बैकअप लिया है, बस मैंने लास्ट बैकअप संडे को लिया था। संडे से आज तक के जितने भी चेंजेस हैं उसका अगर मैं बैकअप लेती हूँ देन इट इज इंक्रीमेंटल बैकअप। लेकिन डिफरेंशियल बैकअप में क्या होता है, डिफरेंस लेता है ये फ्रॉम द फुल बैकअप, डिफरेंस फ्रॉम द लास्ट फुल बैकअप। सो बेसिकली व्हाट इट इज, अगर संडे को मैंने इंक्रीमेंटल बैकअप लिया था और फिर अब मेरे को दोबारा बैकअप लेना है तो ये सिर्फ संडे से वहां तक का बैकअप लेगा इंक्रीमेंटल, संडे से वेडनेसडे का। और अगर मैंने डिफरेंशियल बैकअप लेना है तो मेरे को ये चेक करना पड़ेगा मैंने लास्ट फुल बैकअप कब लिया था। फॉर एग्जांपल मैंने पिछले वेडनेसडे को लिया था लास्ट फुल बैकअप, तो वेडनेसडे से लेकर के वेडनेसडे तक का जो बैकअप होगा दैट वुड बिकम आवर डिफरेंशियल बैकअप। तो जब भी लास्ट फुल बैकअप लिया था उससे लेकर के अब तक का जितना भी डिफरेंस है जो होगा वो आता है हमारा डिफरेंशियल बैकअप के अंदर। ठीक है जी, अब इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि कौन सा बैकअप आपका सबसे जल्दी हो जाता है, बैकअप में किसमें सबसे कम टाइम लगता है, ऑब्वियसली इंक्रीमेंटल में लगता है। फिर एक इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कौन सा बैकअप लेना आसान है, ऑब्वियसली इंक्रीमेंटल, टाइम कम लगता है, बस हमने लास्ट बैकअप देखा कब लिया उसके बाद चेंजेस को कर दिया। देन एक क्वेश्चन आता है आपके पास रीस्टोर करना कौन सा सबसे ज्यादा आसान है। अब आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है कि आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो बैकअप लेना आसान है या रीस्टोर करना आसान है। जी रीस्टोर करना कौन सा सबसे ज्यादा आसान है, फुल, ऑब्वियसली, क्योंकि एक बार मैंने लगाया वही पूरा का पूरा रीस्टोर कर दिया। और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे डिफरेंशियल, क्योंकि जो भी लास्ट फुल बैकअप था प्लस में एक डिफरेंशियल बैकअप तो मेरा बैकअप पूरा हो गया। ठीक है, और इंक्रीमेंटल इज द टफेस्ट वन टू रीस्टोर, क्योंकि काफी सारे देखने पड़ेंगे। जब तक हमने फुल बैकअप कब लिया था वो तो पता नहीं, नंबर अब जैसे मान लो पिछले वेडनेसडे के बाद एक संडे को लिया फिर एक वेडनेसडे को लिया, तो 3-4 मेरे को बैकअप्स जोड़ करके बनाना पड़ेगा, अपना रीस्टोर करना पड़ेगा डाटा, राइट? तो this type of questions come from this backup types। ये रिकवरी साइट्स तो सर बहुत इजी हैं, आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, ये इसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड नाउ द 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये है हमारा रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। तो ये क्या होता है, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव है हमारा किस पॉइंट इन टाइम तक का हमें बैकअप हम किस पॉइंट इन टाइम तक का इंटरप्शन एक्सेप्ट कर सकते हैं। पॉइंट इन टाइम मतलब इन द सेंस ऑफ कितना डाटा, बेसिकली दिस इज कंसर्न्ड अबाउट अवर डाटा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कितने मिनट का डाटा लॉस बर्दाश्त कर सकती हूँ, कितने मिनट या कितने घंटे का। तो फॉर एग्जाम्पल बैंक्स के लिए जो है आरपीओ इज ऑलवेज 0, क्योंकि अगर बैंक्स की 1 मिनट की भी ट्रांजेक्शन्स का डाटा लॉस हो जाता है देन उसकी रेपुटेशन एंड उसकी पूरी की पूरी ऑपरेशंस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा। यू कैन हैव फ्रॉड्स, यू कैन हैव बिग 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 फ्रॉड्स अगर आपका रिकवरी पॉइंट इन ऑब्जेक्टिव 0 मिनट से 1 मिनट भी हो गया तो 1 मिनट में तो सर बैंक्स लूट सकते हैं। तो आप समझ रहे हो, दिस इज रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। एंड देन रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव मतलब कितनी देर तक का आप डाटा इंटरप्शन बर्दाश्त कर सकते हो। Here I am trying to say कि फॉर एग्जाम्पल कितनी देर के लिए सर्वर डाउन हो जाए तो भी आप मैनेज कर सकते हो। हाउएवर कुछ एरियाज में ये भी रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव भी 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता चले किसी जैसे गूगल नहीं चल रहा तो चारों तरफ फैल जाता है गूगल इज डाउन या जीमेल इज डाउन, तो वो लोग उन लोग का रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव भी एक्चुअली 0 है कि गूगल डाउन है या जीमेल डाउन है, उनको 1 मिनट का भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 1 मिनट के लिए भी सर्वर डाउन होता है तो काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है, रेपुटेशन पे इम्पैक्ट आता है, राइट? कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव एंड रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव दोनों ही 0 होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर टाइम आपका रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव और टाइम ऑब्जेक्टिव दोनों 0 होंगे। ये आपको सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हुए समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अमेज़न या कोई भी साइट है, उनका रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव हो सकता है 0 हो, उसी तरह उनका रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव भी 0 होगा। अगर उनके पास लास्ट ऑर्डर्स की डिटेल्स उड़ जाएं पिछले 1 मिनट की, दैट कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट, राइट? लेकिन अब बैंक्स है, बैंक्स का RTO शायद 0 ना हो, वो 1 घंटे के लिए सर्वर डाउन हो गया तो उनको इतनी दिक्कत नहीं होगी जितना कि उनका अगर 1 मिनट का डाटा भी उड़ गया तो दिक्कत होगी, राइट? तो दिस इज व्हाट हाउ दे वर्क।
इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। जस्ट ये मॉड्यूल ऑप्शनल है, अगर आप लोग करना चाहें बुक्स में से रीड कर सकते हैं बिकॉज ये आपके सीए फाइनल में से है। अगर सिलेबस आप लोग को थोड़ा बहुत आता होगा, ये कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। एसडीएलसी के फेसेस, उसकी जो टेक्निक्स है, पर्ट और सीपीएम और एफपीएम में से काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। देन एसडीएलसी मॉडल्स है हमारे पास, वाटरफॉल, प्रोटोटाइपिंग, स्पाइरल एंड इंक्रीमेंटल। उसके अलावा है हमारे एसडीएलसी मेथडोलॉजीज, रैड इज रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, अजाइल, इनके सबके करेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली यहाँ पे हमें करना क्या है, इन ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से हमें क्या पढ़ के जाना है एटलीस्ट, कि एक तो इन जो भी हमारे ये हैं इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इन मॉडल्स के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसमें से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है। दूसरा, अब जैसे ये एसडीएलसी के फेजेस मैंने लिखा है, जस्ट लाइक सबसे पहले होता है रिक्वायरमेंट फेज, देन यू चेक योर फिजिबिलिटी एनालिसिस। तो ये जितने भी फेजेस हैं आपकी एसडीएलसी के, उसके हर फेज के नीचे हमारे मॉड्यूल्स में रोल ऑफ आईएएस ऑडिटर लिखा है। बेसिकली एज एन आईएएस ऑडिटर व्हाट यू आर सपोज्ड टू चेक इन दिस एसडीएलसी साइकिल। तो हमें एटलीस्ट ये रोल्स पढ़ के जाने हैं कि हमारा क्या रोल है, हमें क्या एटलीस्ट चेक करना है इन दिस फेज। फॉर एग्जाम्पल डिजाइन फेज है, उसमें आईएएस ऑडिटर का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसमें उसको ये चेक करना होता है जो कंट्रोल्स हैं सिस्टम के अंदर वो प्रॉपरली डिजाइन में डाल दिए कि नहीं डाल दिए, जो हमें कंट्रोल्स चाहिए वो डिजाइन में है कि नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ से क्वेश्चंस उठ के आ सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है जी अब कंट्रोल्स कौन से फेज में डलेंगे, या आप कहाँ पे चेक करोगे, डिजाइन फेज हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। देन टेस्टिंग टाइप्स, ये सर सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है इस मॉड्यूल का, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। यूनिट टेस्टिंग है आपकी, बहुत डिटेल में है, इसके अंदर काफी सारे टेस्ट हैं, जैसे आपकी हो गया ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग अप्रोच हो गई, उसके अलावा उसके स्ट्रेस टेस्ट कौन सा होता है, परफॉर्मेंस टेस्ट कौन सा होता है, इसमें 3-4 टाइप्स हैं। डायनेमिक टेस्ट यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, स्टैटिक यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, इन सबके मीनिंग्स एटलीस्ट आपको क्लियर होने चाहिए। देन रिग्रेशन टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चेंज, बेसिकली जब भी कोई आप चेंज करते हो तो उसके बाद जो आप सिस्टम को टेस्ट, उस चेंज को टेस्ट करने लगते हो, तो उसको बोलते हैं हम रिग्रेशन टेस्टिंग। देन द अदर वन, ये यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्टिंग एरिया है। दिस इज इनफैक्ट इतना इंपॉर्टेंट है ये कि उसको उसके अंदर आपका जो एसडीएलसी साइकिल है उसके अंदर एक स्पेसिफिक अलग से सेपरेट फेज की तरह इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये 2 तरीके का होता है हमारा, बीटा टेस्टिंग और अल्फा टेस्टिंग। ठीक है जी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये है नेक्स्ट इज अवर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज। ये हमारे जैसे इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा हमें पार्शली इम्प्लीमेंट करना है या अब्रप्ट इम्प्लीमेंट करना है, एक बार में करना है, फेज्ड करना है, एक एक करके फेजेस में इम्प्लीमेंट करना है, या फिर ये हमारा हमें मतलब पायलट बेस पे करना है, पहले एक छोटे एरिया में करके देखेंगे एंड फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में करके देखेंगे, या पूरे सारे ऑल ओवर इंडिया करके देखना है। तो दीज आर योर implementation strategies. So this was from our module number 5. देन अगर आप मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 में से कुछ रेफर करना चाहें, एटलीस्ट मॉड्यूल 2 में से आपको रिस्क की डेफिनेशन एंड देन दिस रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, तो इसकी बेसिकली स्टेप्स सीक्वेंस में याद करना बहुत जरूरी है, क्या कौन से सीक्वेंस में सबसे पहले क्या होगा, जैसे आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशन इज द फर्स्ट, या फिर अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इज एंड ऑर्गेनाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप से कि आपको वो पूछते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, तो कुछ स्टेप्स दे देंगे आपको, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि पहले कौन सा स्टेप है देन बाद में कौन सा स्टेप है, राइट? उसके बेसिस पे फर्स्ट वाले स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन गवर्नेंस जो है, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप लोग ये मॉड्यूल पढ़ के जाएं, क्योंकि काफी ज्यादा टेक्निकल भी हो जाता है, और टेक्निकल इन द सेंस थोड़ा सा थ्योरी टाइप का मॉड्यूल ज्यादा है, बट स्टिल अगर आपके पास टाइम है और अगर आप 10-15 मिनट इसको रेफर करना चाहें, देखना चाहें, इसमें से जो बेसिक चीजें जो आप करके जा सकते हैं, एक तो ये रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज इसमें दी हुई हैं, हालांकि दिस शुड बी कवर्ड इन योर मॉड्यूल 2 कि आपको एक्सेप्ट करना है इसको। ये दोनों टर्म्स एक का मतलब एक ही है, ये जो और में लिखी हुई है सब टर्म्स का मतलब एक ही है, एक्सेप्ट करना है या टॉलरेट करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक ही है। अवॉइड करना है या एलिमिनेट करना है मतलब खत्म करना है, ट्रांसफर मतलब जैसे इंश्योरेंस हो गया आपका, ट्रीट या मिटिगेट के अंदर आपके कंट्रोल्स लगाना आता है। देन आपको गवर्नेंस की बेसिक डेफिनेशन
बिजनेस गवर्नेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, थोड़ा सा मीनिंग पता होना चाहिए। उसके अलावा ये जो कन्फॉर्मेंस और परफॉर्मेंस क्या क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब आपको इन दोनों का मतलब और इन दोनों का डिफरेंस एटलीस्ट समझ में आना चाहिए। देन आपका ये मैंने बस एक सेंटेंस लिखा है कि आईटी गवर्नेंस इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी अदर गवर्नेंस। फॉर एक मतलब कोई भी अगर गवर्नेंस है, आपसे पूछा जाए इसमें से बड़ी कौन सी है, सुपरसीड कौन सी है, तो हमेशा आईटी गवर्नेंस छोटी होगी, बिजनेस गवर्नेंस या कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमेशा बड़ी होती है। ठीक है जी। उसके अलावा काफी सारे फ्रेमवर्क्स हमारे बुक्स में अवेलेबल हैं, कुछ जैसे कि कोसो, कोबिट 5, आईएसओ 38500, आईएसओ 31000 एक्सेट्रा। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप इनको बहुत डिटेल में नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट आप लोग इनके नेम ऑफ द इशुइंग ऑर्गेनाइजेशन की ये किसने दिया है, फॉर एग्जांपल ये आईएसओ ने दिया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, कॉबिट इसाका ने दिया है, उसी तरह कोसो किसने दिया है, ये सब हमें बहुत ज्यादा एटलीस्ट पता होना चाहिए। और इसका मेन पर्पस क्या है, जैसे कॉबिट 5 का गवर्नेंस है, तो उसी तरह किसका रिस्क है, किसी का आपका कंप्लायंस है, कंट्रोल्स है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और इनके एटलीस्ट नेम्स अगर हम पढ़ के जा सकें कि 7 इनेबलर्स जो हैं कोविड के, वो क्या क्या हैं, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। एंड आईटी बैलेंस स्कोर कार्ड जो है वो हमारा टॉपिक जो है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग थोड़ा सा बेसिक मीनिंग इसका करके जाते हो तो। जस्ट एक बार मैं चैट बॉक्स में काफी सारे, सर आईटी बैलेंस स्कोर कार्ड मैं आपको अलग से बता दूंगी। हॉट साइड एंड कोल्ड साइड किसी ने पूछा है मैम। हॉट साइड सर, हॉट साइड वो होती है जहाँ पे आप रेडिली अवेलेबल होता है आपका सब कुछ डाटा, मतलब दीज आर बैकअप एक्टिव एरियाज, मतलब यहाँ पे आपकी वायर्स, आपका कंप्यूटर सिस्टम्स, आपका डाटा सब कुछ रेडिली अवेलेबल है। जैसे ही कोई डिजास्टर हुआ उसी टाइम आप क्या कर सकते हो, हॉट साइड में शिफ्ट कर सकते हो और वहां से अपने बिजनेस प्रोसेसेस को स्टार्ट कर सकते हो बिना किसी इंटरप्शन के। जबकि कोल्ड साइट क्या होती है, कोल्ड साइट इज सम साइट जहाँ पे कोल्ड है, मतलब वो ठंडी है, वहां पे आपका सिर्फ कुछ कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, तारे वारे भी नहीं लगी हुई, ना ही डाटा पड़ा है। तो पहले आपको वो साइट आपने देख के रखी हुई है, कुछ आधा आधा सामान है, आदि कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, मतलब आपको साइट को प्रिपेयर करना पड़ेगा बिफोर यू मूव टू दैट साइट एट द टाइम ऑफ डिजास्टर। ठीक है जी। बैकअप इजिएस्ट टू टेक बैकअप जो था वो हमारा इंक्रीमेंटल है, बिकॉज उसमें, हाँ जी किसी ने आंसर भी किया हुआ है। रोल्स सर आप अलग से कर लीजिएगा, काफी सारे रोल्स हैं। ओनर का रोल में यहाँ पे किसी ने पूछा है, मैं सिर्फ एक बार वो बता देती हूँ। ओनर का जो हमारा रोल होता है वो बेसिकली डाटा की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की होती है कि वो डिसाइड करता है कौन एक्सेस करेगा और कौन नहीं करेगा। वो ये भी डिसाइड करता है कि मुझे किस लेवल की सिक्योरिटी चाहिए एक पर्टिकुलर डाटा के लिए। तो दीज पर्टिकुलर थिंग्स जो उससे रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, डाटा से रिलेटेड मेजर डिसीजंस, वो आपका ओनर लेता है। इसके अलावा काफी सारे रूल्स हैं, वी कैन नॉट डिस्कस हेयर, आप अलग से पूछ लीजिएगा बिकॉज देयर आर सम टाइम रिस्ट्रिक्शंस। ओके जी। देन नाउ मूविंग अहेड, नाउ सॉरी मेरी स्क्रीन पे कुछ ये क्रॉस से बने आ गए एंड आई एम नॉट एबल टू रिमूव दिस, सो एक बार आप लोग को मैम ये, एक सेकंड, स्क्रीन मतलब स्टॉप शेयरिंग करके वापस स्टार्ट कर दीजिए, ये हट जाएंगे। ओके ओके थैंक यू। Okay. Now,
फ्रॉम दिस ब्रीफ ऑफ सिलेबस जो है अब हमारा 3.0 आइसा का 3.0 जैसे मैंने बताया इसमें क्या हुआ है मेजरली आपका बेसिकली क्या होता है ना इंस्टीट्यूट ऑल्सो रेफर समबडी सो इंस्टीट्यूट हमारा जैसे आइसा का कोर्स है इंडिया के अंदर है वैसे ही एक सीसा का कोर्स अवेलेबल है विच इज एन इंटरनेशनल कोर्स एंड दिस इज फ्रॉम यूएसए तो वहां पे दैट इज सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर so what they have done they have just mapped their syllabus with the changed सीसा syllabus तो सीसा में 2019 में चेंजेस हुए थे उसी सिलेबस को उन्होंने मैप करके अपना 2020 में सिलेबस चेंज किया है सो इन्होंने बेसिकली कुछ चैप्टर्स को मर्ज कर दिया अब जैसे आप देख सकते हैं बीसीएम बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट वहां पे मॉड्यूल 7 में था यहाँ पे दिस पार्ट इज मर्ज्ड इन मॉड्यूल 2 रिस्क मैनेजमेंट तो था ही अब गवर्नेंस वहां पे मॉड्यूल 3 में था यहाँ पे ये सब इकट्ठा हो गया है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कुछ चैप्टर्स आपस में मर्ज कर दिए हैं आई एम नॉट सेइंग देयर इज ओनली चैप्टर्स मर्जिंग विद इन वन मॉड्यूल और 2 मॉड्यूल्स देयर आर सम एडिशंस आल्सो अब जैसे यहाँ पे सिस्टम डेवलपमेंट एक्विजिशन है ये मॉड्यूल 3 है वहां पे मॉड्यूल 5 था राइट तो कुछ मॉड्यूल्स तो सेम है अब जैसे मॉड्यूल 4 जो है 5 जो है आपका प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स वहां पे जो मॉड्यूल 4 जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल बताया था वो वाला मॉड्यूल और ये इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है एक हार्डली एक टॉपिक है जो इसमें ऐड हुआ है उसके अलावा वो सारा वही है इनफैक्ट आप देखो यहाँ पे परसेंटेज वेटेज इसकी बढ़ा दी है दिस was there 20% and here it is 22% and जो हमने वहां डिस्कस किया था वो सारा इक्वली एप्लीकेबल है यहाँ पे इसके अलावा मैंने एक आधी चीज खाली और लिखी है जो कि आपको फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू 3.0 से एक बार हमें थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए और करना पड़ेगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में काफी चेंजेस हैं आपके क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज जो अब डेवलप हो रही है रिसेंट वो सारी इसमें डाल दी हैं अब अगर आप 3.0 से हैं तो 3.0 से एज यू कैन सी 22% यहाँ पे से कवर हो रहा है 44 क्वेश्चंस हैं ये मॉड्यूल आपको ऑब्वियसली पढ़ना ही पढ़ना है वही जो मैंने टॉपिक्स अभी डिस्कस किए थे मॉड्यूल 4 के वहाँ पे सेम टॉपिक्स है यहाँ पे आपको सेम वही चीजें पढ़नी है देन आप परसेंटेज कवर करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 18% सिस्टम डेवलपमेंट में से तो जो मॉड्यूल 5 हमने वहाँ पे डिस्कस किया था वो ऑलमोस्ट सिमिलर है यहाँ पे बिल्कुल ही सिमिलर है एक आधी चीजें और है वो मैंने आगे वाली स्क्रीन्स में है आपको दिखा दूंगी मैं तो ये एटलीस्ट अगर आप करते हो तो आपका 40% कवर हो गया देन यू कैन डू दिस पार्ट रिस्क मैनेजमेंट एंड बीसीएम अगर आप गवर्नेंस नहीं कर पाते हैं तो ये वाला जो मॉड्यूल 7 और मॉड्यूल 2 का पार्ट है वो इसमें कहीं ना कहीं है फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं 8% यहाँ से कवर हो जाएगा तो दिस कवर्स अप्रॉक्स योर 48% एंड देन यू कैन डू some parts from information systems operations and management में मतलब अब आपके पास 3 बच गए मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 4 एंड मॉड्यूल 6 इन तीनों में से कोई भी आप 2 मॉड्यूल्स कोई भी एक मॉड्यूल कर सकते हो बिकॉज ये देखो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 4 इक्वल हैं जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अगर आपको बिटकॉइंस की और ये जो हमारे जितने भी नई टेक्निक्स हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिटकॉइंस उसके अलावा जो भी नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उनकी नॉलेज है आपको आती है तो आप ये वाला मॉड्यूल भी कर सकते हो ठीक है जी ये हमें अपना मिक्स एंड मैच बना के चलना पड़ेगा मॉड्यूल 3 के लिए sorry ISA 3.0 के लिए now covering few of the important topics from this ISA 3.0 जैसे मैंने बोला मॉड्यूल 5 ऑलमोस्ट सिमिलर है इसके अंदर एक PII पे मैं स्ट्रेस अच्छा मैंने ये टॉपिक्स कैसे लिखे जैसे मैंने बताया 3.0 में अभी कोई मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कोई एग्जाम नहीं है अगर हुआ होगा तो खाली एक 80 का एग्जाम हुआ होगा दैट स्कोप इज ऑल्सो वेरी लेस क्योंकि काफी टाइम हो गया है पीछे कोरोना की वजह से एग्जाम्स हो नहीं पाए थे तो और जो भी एग्जाम्स हुए होंगे वो 2.0 में से हुए होंगे ठीक है जी तो ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ मैं अपने आई एम अ सीसा क्वालिफाइड सो वहाँ पे जो सीसा के सिलेबस के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ तो ये आप लोग यहाँ पे स्ट्रेसफुली करके जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन जो है आपका PII दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस वाज नॉट सो यहाँ पे जितने भी मैंने लिखे हुए हैं दिस वाज नॉट दिस सिलेबस वाज नॉट इन 2.0
ये स्पेसिफिकली यहाँ पे इसीलिए लिखे हैं क्योंकि 2.0 वालों के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो आप लोग को ये जो पढ़ के जाने ये आपको 3.0 के पर्पस से पढ़ के जाने। मॉड्यूल 3 जो है हमारा, इसके अंदर से ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको स्पेसिफिक स्ट्रेस देने पड़ेंगे। एक हमारा है CMMI, दैट इज कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन। दिस इज अ 5 स्टेप प्रोसेस। आपको इसके 5 के 5 स्टेप्स के नाम और उनकी बेसिक डेफिनेशन मीनिंग पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन कुछ SDLC मॉडल्स तो हमने वहां कवर कर लिए थे, एंड ये 2 और SDLC मॉडल्स हैं जो आपके ISA 3.0 में कवर हुए हैं। डेवलपर्स एंड ऑपरेशंस, दैट इज DevOps, एंड डेवलपर्स एंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस, दैट इज DevSecOps। इनकी बेसिक मीनिंग एंड बेसिक डेफिनेशन ही आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना। एंड दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। सो बेसिकली जब भी चेंजेस आते हैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो किया जाता है कि कैसे एक सॉफ्टवेयर में या एक एप्लीकेशन में चेंज करने हैं, एंड दिस कवर्स दिस एंटायर थिंग। एंड देन मॉड्यूल 4 जो है आपका, दिस मॉड्यूल has many of the new topics like configuration management and पैच मैनेजमेंट। ये तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप 3.0 के पर्पस से एग्जाम दे रहे हो। पैच मैनेजमेंट एक जस्ट ब्रीफ के लिए मैं बताऊंगी, जैसे आपने कभी देखा होगा ना आपके एंड्रॉइड फोन्स में या आपके विंडोज में हर टाइम अपडेट्स आते रहते हैं। सो व्हाई दीज अपडेट्स आर कमिंग? सो बैकएंड पे क्या होता है, बैकएंड पे पैच मैनेजमेंट चलता रहता है। पैच मैनेजमेंट क्या होता है? दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन एप्स के अंदर कंट्रोल्स ऐड करती रहती है बेस्ड ऑन द रिस्क आइडेंटिफाइड। जो भी रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं, ग्लिचेस आइडेंटिफाई होते हैं, उनको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कुछ पैचेस बनाए जाते हैं इन ऑर्डर टू करेक्ट देम। और उस पैचेस को इंस्टॉल करने के लिए वो बैकएंड से कमांड दे देते हैं कि सबके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं पैच मैनेजमेंट। तो वर्जन्स चेंज होते हैं तो उनमें हमेशा पैचेस नए डल करके आते हैं, लेकिन जो बैकएंड से आ जाते हैं ना, मतलब आपके पास अपडेट आ गया, वो हमेशा पैच मैनेजमेंट से या चेंज मैनेजमेंट की वजह से आता है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। And another important concept is your security incident and event management tools. So इसका सब basic meaning आपको जरूर पता होना चाहिए, इसके ऊपर भी questions आ सकते हैं। And then this cyber security framework Indian banks का जो है हमारा, ये काफी important है क्योंकि this is India specific. So this was not very important for the CISA purpose, लेकिन क्योंकि ये books में हमारी specifically mention है और India से related है, so I have given a special focus on this कि आप लोग at least इसका मीनिंग एंड इसकी फुल फॉर्म ये जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है जी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारे क्वेश्चन बैंक्स से रिलेटेड। क्वेश्चन बैंक्स हमें कौन से करने चाहिए, एटलीस्ट हमें क्या क्या क्वेश्चंस, कहाँ से जो है क्वेश्चंस उनकी तैयारी करनी चाहिए। सो मूविंग फॉरवर्ड, तो क्वेश्चंस एक तो हमारे हर चैप्टर के पीछे, जो मॉड्यूल्स में चैप्टर्स हैं उनके पीछे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। सर वो क्वेश्चंस हमारे ET एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जरूर करने चाहिए, लेकिन एज फॉर द पर्पस ऑफ योर ET एग्जाम्स दे डू नॉट हैव मच इंपॉर्टेंस, तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड, आपके पास एक ISA का कंसोलिडेट, सो I am here talking about only the question banks which are given by the institute, not any other personal question bank, because I have not never referred to them and I have not gone through them, so I do not know about their reliability or any other things, मतलब वो कितने अच्छे हैं कितने नहीं हैं, वो कितने reliable, I cannot comment on them. So I am just recommending कि आप लोग सबसे पहले एटलीस्ट इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़िए। आपका जब ओवर हो जाता है, ये पूरा हो जाता है, देन ओनली यू रेफर एनी अदर मटेरियल। ठीक है जी। उसमें अब ये जो मैंने तीनों चीजें लिखी हैं, तीनों ही इंस्टीट्यूट के द्वारा दी हुई हैं हम लोग की तैयारी के लिए। देन दिस ISA कंसोलिडेटेड मैनुअल जो है, अगर किसी को ये क्वेश्चन बैंक्स, वैसे तो अब आप लोग के पास होंगे बिकॉज 2 दिन रह गए हैं एग्जाम में, बट अगर पहले किसी को ये क्वेश्चन बैंक्स अभी भी अगर किसी को रेफर करने हैं, नहीं है तो दे कैन आस्क मी एंड आई कैन शेयर देम विद सुमित जी, वो आपको दे सकते हैं। ISA कंसोलिडेटेड मैनुअल के अंदर आपके 991 क्वेश्चंस हैं और आपके पास 6 मॉक टेस्ट पेपर्स हैं। एक्चुअली 7 मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, लेकिन 7 और 5th वन इज एग्जैक्टली सेम, सो आई एम टेलिंग यू 6 मॉक टेस्ट पेपर। हर मॉक टेस्ट पेपर में 200 क्वेश्चंस हैं, तो अराउंड 1200 क्वेश्चंस आपके मॉक टेस्ट पेपर्स में। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या हमें ये सारे क्वेश्चंस करके जाने जरूरी हैं? तो आई वुड रिकमेंड कि आप इनमें से अप्रोक्सीमेट, फॉर एग्जांपल मॉक टेस्ट पेपर अगर आप सारे नहीं कर सकते हैं, आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, पूरा नहीं हो सकता, तो एटलीस्ट आप
3 mock test papers, means half 50% of the mock test papers आप करके जाइए. That can be random sequence में, कैसे भी आप लोग को जैसे अच्छा लगे. These you can do. And जो आपका आइसा कंसोलिडेटेड मैनुअल है, that is मॉड्यूल वाइज. तो मॉड्यूल वाइज अवेलेबल है. आपको मॉड्यूल 1 के अलग से क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 के अलग से, और जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं दैट इज मिक्स, उसमें कुछ मॉड्यूल वाइज नहीं है. ठीक है. तो जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिसमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज कवर हो रहा है, आप एटलीस्ट उन मॉड्यूल्स के, जो भी आप मॉड्यूल्स रेफर करना चाह रहे हो या आप दिमाग में लेके चल रहे हो कि मुझे ये मॉड्यूल्स करके जाने, उन मॉड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस एटलीस्ट करके जाइए. अगर 100% नहीं तो एटलीस्ट 80% क्वेश्चंस उनके करके जाइए. तो आप अप्रॉक्स 1000 से 1200 क्वेश्चंस भी अगर आप प्रैक्टिस कर जाते हो इन टोटल, तो दैट वुड बी फेयर इनफ. अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन और आ रहा था, क्या हमें मॉक टेस्ट पेपर करने जरूरी है अगर हमने आइसा कंसोलिडेटेड मैनुअल कर लिया? सर, अगर आपने आइसा कंसोलिडेटेड मैनुअल कर लिया तो भी मैं आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट 1-2 मॉक टेस्ट पेपर्स आप जरूर करें, बिकॉज जो मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से टफ हैं. तो आपकी वो अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं. योर लॉजिकल थिंकिंग जो प्रोसेस है उसको बिल्डअप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आइसा कंसोल्ट, क्योंकि अदरवाइज ना आप पेपर में जाके बड़े परेशान हो जाएंगे ये किस टाइप के क्वेश्चंस हैं. वहाँ थोड़ा सा आपके बेसिकली क्वेश्चंस हम क्यों प्रैक्टिस करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. चाहे हमें सिलेबस आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, फिर भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमें जरूर करना है. और इन दोनों में से अपने भी क्वेश्चंस को करने का आपके पास टाइम है, आप दोनों चीजें जरूर उठाएं. ऐसा बिल्कुल ना करें कि सिर्फ कंसोलिडेटेड मैनुअल के क्वेश्चंस पढ़ गए या सिर्फ टेस्ट पेपर्स के पढ़ गए. दोनों में से कुछ क्वेश्चंस जरूर करें. कंसोलिडेटेड मैनुअल्स में से कर सकते हैं उतने जरूर करें. और जो भी क्वेश्चंस करें उनकी एक्सप्लेनेशंस प्रॉपर्ली पढ़ें आप लोग. जहां पे एटलीस्ट आप लोग गलत हो रहे हैं, रॉन्ग हो रहे हैं, वहां तो एक्सप्लेनेशन आपको पढ़नी ही पढ़नी है. और राइट के केसेस में अगर आपको देखो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है देन यू कैन स्किप द एक्सप्लेनेशन. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, आपने मॉड्यूल्स नहीं पढ़े हैं, तो आपको वहां पे भी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, बिकॉज एक्सप्लेनेशन पढ़ने से आपकी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी. एंड जो आप गेसिंग के साथ कई बार आंसर ठीक हो जाते हैं, वो स्कोप आपका कम हो जाएगा, आपकी क्लैरिटी की तरफ आप लोग बढ़ते हैं. ठीक है जी. अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है, हाउ कैन वी प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फ्रॉम फॉर आइसा 3.0. अगर हम आइसा 3.0 में हैं सर, hello, am I audible now? I got disconnected. Yes, ma'am. Comparatively better. Okay. So मैं अभी आप लोगों से डिस्कस कर रही थी आइसा 3.0. तो मैंने आपको ये बताया कि अलग से कोई भी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल नहीं है अभी आइसा 3.0 के अंदर. इंस्टीट्यूट माइट बी इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग आउट सम कंसोलिडेटेड मैनुअल फॉर 3.02, बट अभी राइट नाउ देयर इज नो. तो जो आपके पास पहले से क्वेश्चंस हैं 2.0 के लिए, दे ऑल आर रेलेवेंट फॉर यू. उसके अलावा जो नए टॉपिक्स हैं that you can गूगल डाउन, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जैसे सीसा के अंदर मैंने बताया सेम टॉपिक्स हैं, तो आप लोग को मिल जाएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस. आप गूगल कर सकते हो, वहां से आप लोग ढूंढ सकते हो. एंड अगर आपके पास नहीं टाइम है तो अगर आप लोग ये भी करके जाओगे तो भी आई गेस हो जाना चाहिए, और टॉपिक्स की बेसिक मीनिंग्स क्लियर कर लीजिए. अच्छा, एक चीज और, कुछ लोग सीसा का क्वेश्चन बैंक रेफर करते हैं. सर मैम, अगर आपके पास सीरियसली आप लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं, पहले आप ये कर लीजिए. अगर आपके ये हो गए हैं फिर भी आपके पास टाइम है, यू वांट टू स्टिल हैव मोर क्वेश्चंस, देन ओनली यू मूव
to CISA question bank, and that CISA question bank is always tougher than this. इससे हमेशा मुश्किल है, और इतना डीसा हम लोग तो जानते हैं वो सीसा का छोटा वर्जन है, वो सीसा से हमेशा इजी रहेगा। अगर सीसा करना सबके लिए इतना इजी होता या फिर सीसा ही हम लोग को रेफर करना होता तो हम लोग सीसा कर लेते, राइट। लेकिन हमारे लिए स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट ने आईसा कोर्स निकाला है ताकि थोड़ा सा ई लोग को दे सकते हैं और हम लोग को इक्विप कर सके बेसिक जो हमें यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर। हेलो मैम, आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है नेट के कारण, तो अगर कंपैरेटिवली वीडियो ऑफ करेंगे तो शायद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। श्योर श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम, प्लीज मैं कर देती हूँ। प्लीज, थैंक यू। ओके, मैं अभी आपको जैसे बता रही थी कि जो हमारा क्वेश्चन आईसा जो सीसा का क्वेश्चन बैंक है वो तभी आप लोग करें जब आप लोगों के पास आपने ये वाले राइट, क्योंकि वो थोड़ा सा हमारा कंपैरेटिवली टफर होता है एंड इतने टफ क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते। जस्ट फॉर योर बिल्डिंग अप योर मोर अंडरस्टैंडिंग यू कैन प्रैक्टिस देम, और अगर वो नहीं हो रहे हैं तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू एज मच एज यू कैन। बहुत ज्यादा आप लोग को वो नहीं होना कि हमें ये नहीं आना या बहुत टफ एग्जाम आपका नहीं आता है। इनफैक्ट दिस ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग एग्जाम टू बी लिटिल लीनियंट। बाकी दिस इज ICI, एनीथिंग कैन हैपन एंड एवरीथिंग माइट नॉट go by my expectation. So you should always prepare best for your exams. And moving forward, अच्छा जी, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लास्ट की ये जो 2-3 स्लाइड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम डे के लिए। हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन। सो बेसिकली जो भी क्वेश्चंस होता है उसको आपको कैसे अप्रोच करना है। सो बेसिकली जब भी कोई क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो एटलीस्ट जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना IT के, एक तो आप लोग कई बार ना वैसे ही डर जाते हो क्वेश्चन देख के, तो आपको ये काम नहीं करना है। आपको डरना नहीं है क्वेश्चन देख के, आपको क्वेश्चन बहुत आराम से ठंडे दिमाग से पढ़ना है। एटलीस्ट जो भी आपको क्वेश्चन टफ लग रहा है उसको 2 बार जरूर पढ़े। रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट ट्वाइस, और देन आप पहले क्वेश्चन पढ़े एंड देन आंसर्स पढ़े। आप लोग मिक्स मत करें बारी बारी ऑप्शंस, और कभी आप ऐसे कई बार करते हैं आधा क्वेश्चन पढ़ा और बीच में ऑप्शंस पढ़ने शुरू कर दिए एंड देन फिर ऑप्शन पढ़ा फिर क्वेश्चन पढ़ा। उससे क्या होगा ना, योर कंसंट्रेशन गेट्स डिस्ट्रैक्टेड। तो अगर टाइम कम से कम लगाना है, बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू मैनेज अवर टाइम, तो आप लोग एक राइट अप्रोच से क्वेश्चन को पढ़े। पहले क्वेश्चंस पढ़ें एंड क्वेश्चन को पढ़ें एंड देन ही ऑप्शंस को पढ़ें एंड देन बहुत ठंडे दिमाग से फिर उसके बाद यू ऑल्सो आइडेंटिफाई, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में उसमें ना ये वर्ड्स कुछ हाईलाइटेड होते हैं। ये वाले क्वेश्चंस इनफैक्ट थोड़े से टफ भी माने जाते हैं, तो आप लोग को ये वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। ये बोल्ड और हाईलाइटेड दोनों होते हैं एग्जाम में। आपको वो क्वेश्चन के अंदर पढ़ते वक्त बहुत ध्यान रखना है कि हमारे क्वेश्चन में क्या वर्ड मेंशन है। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, मोस्ट इफेक्टिव हो गया, लीस्ट पॉसिबल, मोस्ट क्रिटिकल, बेस्ट, फर्स्ट, नॉट, कंसर्न। सो इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, जो आपके चारों के चारों ऑप्शंस होते हैं वो क्वाइट सिमिलर होते हैं एंड वो सिमिलर तो होते हैं और उसके अंदर से आपको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो बेसिकली दे ऑल और मोर देन 2 ऑप्शंस यू फाइंड राइट। तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, एनालाइज करना है चीजों को एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। सो दिस इज ओनली व्हाई द AT एग्जाम इज टफर एज कंपेयर टू ET। ET के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस का आंसर सिंगल एक ही ऑप्शन होता है, बाकी सब गलत होते हैं। लेकिन जो AT के अंदर होते हैं वो आपको एटलीस्ट 2 आंसर्स ऐसे लगेंगे कि ये दोनों सही हैं, 2 ऑप्शन सही हैं। तो यही आपको बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना होता है और ये आपकी अप्रोच डेवलप होगी क्वेश्चन बैंक्स की प्रैक्टिस से एंड थोड़ी सी बेस की क्लैरिटी से। मेजर जो है ये इसीलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि आपको मॉक टेस्ट पेपर्स जरूर करने हैं, क्योंकि जो हमारा आईसा कंसोलिडेटेड बैंक है उसमें इस पेपर्स में इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा हैं जिसमें ये वाली चीजें कवर हो रही हैं। ठीक है जी, आपको आंसर आता भी है बट स्टिल आई रिकमेंड कि आप सारे ऑप्शंस ढंग से पढ़ें, क्योंकि कई बार क्या होता है व्हेन यू रीड द ऑप्शंस यू आइडेंटिफाई कि आप लोग शायद कोई चीज मिस कर रहे थे, माइंड से स्लिप हो रही थी। ऑप्शंस पढ़ने के बाद हो सकता है कि जो ऑप्शन आपको पहले राइट लग रहा था अब यू हैव फाउंड अनदर ऑप्शन, तो कई बार इससे कंफ्यूजन भी हो जाती है। लेकिन स्टिल अगर आप सारे ऑप्शंस
इक्वली इंपॉर्टेंस देके पढ़ते हो तो यू कैन रीच द राइट आंसर, राइट। देन अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस कई बार बहुत बड़े होते हैं, उससे देख के डरना नहीं है, नॉर्मली उनके आंसर्स सिंपल होते हैं। तो आपको जो क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन बड़ा है तो उसको आराम से पढ़िए, एंड यू हैव इनफ टाइम, एक मिनट तो होता ही है हर क्वेश्चन के लिए, और फिर उसके बाद उसका आपको आंसर भी मिल जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है बेसिकली क्वेश्चंस करने के लिए। देन मूविंग फॉरवर्ड, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो है मेरी तरफ से, ये अच्छा, एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक नहीं आपको बताई है, एब्रीविएशंस। सर हमारे जो आईसा का एग्जाम है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं ये, मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने आपसे इस टाइप के, मेरे खुद के एग्जाम में देयर वर 5 क्वेश्चंस फ्रॉम एब्रीविएशंस। फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने आपसे पूछा OSI का फुल फॉर्म क्या है, दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस, और वो इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, सब एक जैसे दिखते हैं। तो जितनी भी आपके मॉड्यूल्स में एब्रीविएशंस है, मॉड्यूल 4 में भी हैं, मॉड्यूल 1 में भी हैं, मॉड्यूल 7 में भी हैं, ये सब एब्रीविएशंस आप एटलीस्ट 2 या 3 बार पढ़ के जाएं, सिंगल एक बार में पढ़ी हुई आपको याद नहीं रहेंगी, तो आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट 2-3 टाइम सारी एब्रीविएशंस जरूर पढ़ के जाएं। जैसे मॉड्यूल 4 के अंदर आपके जितने भी अटैक्स, काफी सारी हैं, आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन से कोसो की हो गई, कोविड की हो गई, इनकी फुल फॉर्म्स, जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं ना आपके मॉड्यूल्स में, ये सब आपको पढ़ के जानी है। और जब भी आप क्वेश्चंस का आंसर करना है, वी ऑल आर ऑडिटर्स, तो हम लोग को ये चीज तो समझ में आती है, बट स्टिल आप लोग को एज एन ऑडिटर क्वेश्चन का आंसर करना है, ना कि एज अ क्लाइंट। तो आपको हमेशा ऑडिटिंग के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस को पढ़ना है, एंड उसके बेसिस पे ही आपको उनका आंसर करना है। देन कुछ ऑब्वियस आंसर्स होते हैं जो अगर आपको ऑप्शन में दिखें तो दैट वुड फॉर्म योर ऑप्शन आंसर, जस्ट लाइक ह्यूमन लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ह्यूमन लाइफ पे कोई भी रिस्क आ रहा है तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि ह्यूमन की, एक भी ह्यूमन को, कोई भी लाइफ को डेंजर नहीं होना चाहिए, एंड उससे रिलेटेड ही हम आंसर को सिलेक्ट करें। देन स्टेक होल्डर्स का, ये शेयर होल्डर्स का स्टेक जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी ऑप्शन, मतलब इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन है जिसके अंदर ये हमें लग रहा है कि किसको इम्पैक्ट करेगा अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तो और वहां पे ऑप्शंस में दिया हुआ है कि शेयर होल्डर्स को इम्पैक्ट करेगा या शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए हमें काम करना है, तो हमेशा शेयर होल्डर्स का स्टेक इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, दैट वुड बी योर आंसर। देन अगर आपके क्वेश्चंस में ऑप्शंस में ऑल ऑफ द अबव है, तो सर ये बहुत कम चांसेस होते हैं वैसे एटी के एग्जाम में, ईटी में ज्यादा होते हैं, बट अगर स्टिल देयर इज सम क्वेश्चन, तो ऑल ऑफ द अबव वुड बी योर ऑब्वियस आंसर्स। मेनी टाइम्स हो सकता है एक आधे क्वेश्चन में, बट मैक्सिमम केसेस में अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो देन यू कैन चूज दिस ऑल ऑफ द अबव। एक हमने जो हमारे ये है क्वेश्चंस में, इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है कि हमें काम कैसे करना है, बिजनेस की अप्रोच क्या होनी चाहिए काम करने की, दैट उन क्वेश्चंस में अलाइनिंग आईटी गोल्स विद बिजनेस गोल्स। सो बेसिकली हमें आईटी गोल्स को बिजनेस के गोल्स के साथ अलाइन करना होता है। आईटी अल्टीमेट पर्पस जो है हमारा काम करने का, दैट इज बिजनेस, रन द बिजनेस, प्रॉफिट करना, काम करना, बिजनेस करना, और उसके बाद हमारा आईटी और सिक्योरिटी आता है। कभी भी बिजनेस गोल्स को आईटी गोल्स के साथ अलाइन नहीं करना, हमें आईटी गोल्स को बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन करना है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन हम, मेरे पास काफी लोग पूछते हैं कि मैम पेपर कैसा होगा, क्या सारे क्वेश्चंस मुश्किल होंगे? नेवर सर, जैसे आपका सीए का एग्जाम होता था, हमेशा देयर इज अ मिक्स ऑफ इजी एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। तो ऑब्वियसली इतने क्वेश्चंस आप लोग के लिए वहां पे होते हैं, जो अगर आप थोड़ा सा पढ़ के जाते हैं अच्छे से, तो एटलीस्ट आप 60% सिक्योर कर लें। हाँ, अगर आपको 80% या 90% सिक्योर करना है तो काफी टफ क्वेश्चंस कैन बी देयर, बट जो हमारा टारगेट है इस एग्जाम के लिए, ऑब्वियसली नॉट वी ओनली वांट टू पास दिस एग्जाम, तो हमें एटलीस्ट 60% सिक्योर करने के लिए क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मिक्स होते हैं, इजी भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो अगर आप इजी क्वेश्चंस अगर आप बेसिक भी करके जा रहे हैं ढंग से, तो आप लोग पास जरूर हो जाएंगे, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं आती है। बट अगर आप ये लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ लास्ट, अब जैसे 2 दिन बचे हैं और मैं कोई 4-5 क्वेश्चंस कोई मुझे बता दे, या मुझे कोई 100 क्वेश्चंस बता दे, मैं सिर्फ वो पढ़ के चला जाऊं और उससे मैं पास हो जाऊं, सर आई एम वेरी सॉरी, आप लोग नहीं हो पाएंगे। आप लोग को पढ़ के जाना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने पड़ेंगे, आपको बेसिक भी आता है ना अच्छे से, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करें, तो आप, मैं गारंटी देती हूँ आप लोग आराम से पास हो जाएंगे। जो लोग कहते हैं ना हमने काफी बार पेपर दे दिया, हम लोग पास नहीं हो रहे हैं, सर ऐसा नहीं है कि पास करना इतना मुश्किल है। ऑब्वियसली आप लोग सीए हैं, आप लोग एक सीए का एग्जाम पास करके आए, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम बाय द इंस्टीट्यूट, बाय द
we are which the institute conducts and in India. So अगर आप लोग वो पास कर सकते हैं तो this exam is not very tough. बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग के पास टाइम नहीं होता पढ़ने का, एंड हम लोग पढ़ते नहीं है जिस सीरियसनेस के साथ हम लोग सीए में पढ़ते हैं. अगर हम लोग उतनी सीरियसनेस के साथ पढ़ लेना सर, हम लोग, मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग इजीली 80% भी सिक्योर कर सकते हैं. ये तो 60% ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे. तो जो एग्जाम होगा वो इतना मुश्किल नहीं होता, बस आपको पढ़ने की जरूरत है. सिर्फ लास्ट 2 दिन में पढ़ने से काम नहीं बनेगा. यू हैव टू स्टडी एटलीस्ट प्रॉपरली. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, दैट इज हाउ टू डू द गेस्ट वर्क. आज के हमारे इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, ऑब्वियसली हमें सारे आंसर्स नहीं आते, हमें कुछ आंसर्स में गेसिंग करनी पड़ती है, तुक्के लगाने पड़ते हैं, एंड इसकी एक प्रॉपर अप्रोच होती है जिस अप्रोच से ही आपको ये काम करना चाहिए. क्योंकि अगर आप गलत अप्रोच चूज करते हैं तो यू कैन लूज 4-5 मार्क्स जो आप इजीली गेन कर सकते थे, इनफैक्ट जब आपको क्वेश्चंस नहीं आते थे तब भी. तो एक चीज और, यहाँ पे हमारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब 100% क्वेश्चंस कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो हमें करने भी हैं, तो हम किस तरीके से जितने क्वेश्चंस हमें नहीं आते उनमें गेसिंग कैसे करें. तो आपको इसमें क्या करना है गेसिंग में, फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले तो वो क्वेश्चंस कर लीजिए जितने आपको आते हैं. फॉर एग्जांपल 200 क्वेश्चंस में से आपको 120 क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग उसको ओएमआर शीट में प्रॉपर्ली फिल कर लीजिए. एंड एक चीज मैं यहीं पे बोलना चाहूंगी कि प्लीज जो भी आप क्वेश्चंस करते हैं वो डायरेक्टली आप साथ की साथ ओएमआर शीट पे फिल करिए, उसको बाद के लिए मत रखिए. बाद में टाइम नहीं बचता है, ये 4 आवर्स दिखते हैं, ये 4 आवर्स आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले जाते हैं. प्लीज बाद के लिए मत रखिए. लास्ट में आपको ये होगा कि हमने आते थे क्वेश्चन और हम OMR शीट में नहीं भर पाए, एंड दैट विल नॉट हेल्प. राइट, इफ यू वांट टू पास, इफ यू वांट टू क्लियर, आप लोग को एक तो दिमाग में रखनी है ये अप्रोच, डायरेक्टली जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं साथ की साथ आप OMR शीट में भरते जाएं. नाउ सबसे पहले आप वो क्वेश्चंस कर लीजिए जितने आपको आते हैं. देन अब आपके 80 क्वेश्चंस बच गए. आई एम टेकिंग एन एग्जांपल कि आपको 80 क्वेश्चंस नहीं आते, अब आपको 80 क्वेश्चंस में तुक्का लगाना है. इफ यू हैव टाइम, अब ये दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन योर टाइम. अगर आपके पास टाइम है, सम ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन क्विकली गो थ्रू अगेन. कुछ में डाउट हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस आप क्विकली दोबारा जा सकते हैं, एंड यू कैन डिसाइड अपॉन कि क्या सही है क्या गलत है, एंड दैट टू विद एक्यूरेसी. अगर आप डिसाइड कर सकते हैं तब तो उनको आप मार्क कर दीजिए. अगर आपको वो अगेन गेसिंग में जाना है तो गेसिंग करने वाले क्वेश्चंस में ही उनको रखिए. तो उसमें आपको कैसे करना है, नाउ यू गो थ्रू एंड चेक कि ज्यादातर क्वेश्चंस में आपके क्या आंसर आ रहे हैं. यू कैन डू इट जस्ट लाइक OMR शीट में ना आपकी 4 लाइंस होती हैं, 50 का एक सेट, फिर 50 का एक सेट, फिर 50 का, फिर 50 का, यानी कि 4 लाइंस में आपके 200 क्वेश्चंस बटे होते हैं. तो इधर यू कैन फॉलो ऑल द वन अप्रोच फॉर ऑल द 4 लाइंस, और लाइन बाय लाइन अप्रोच भी आप कर सकते हैं, जैसे आप कन्वीनियंट हो या जैसे आपको इजी लग रहा है. सो व्हाट यू हैव टू डू, आप जैसे एक लाइन को चेक करते हैं, यानी कि फर्स्ट 50 क्वेश्चंस आपने चेक किए, आपने देखा कि उसमें से आपको 10 क्वेश्चंस नहीं आते, आपने देखा कि उन 10 क्वेश्चंस में आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में डाउट है कि आंसर आपका बी है. तो व्हाट यू डू, जितने भी 10 के 10 क्वेश्चंस हैं उस पूरी लाइन में या सारे के सारे एग्जाम में, व्हाटएवर, अगर आपको लग रहा है आप पूरे सारे अपने एग्जाम देख लिए, सब में आपको बी या सी में डाउट है या बी या ए में डाउट है, और ज्यादातर आपको ऑप्शंस में लग रहा है कि बी आंसर होना चाहिए, बट यू आर नॉट सो श्योर, तो आप क्या करें, वो सब में आंख बंद करके जितने भी 80 क्वेश्चंस हैं उन सब में आप बी लगा दें. अगर आपको मोर देन जितने, मतलब ज्यादातर क्वेश्चंस में ये लग रहा था बी है, चाहे क्वेश्चन आपको आता है चाहे आपको उसका आंसर ए लग रहा है, अगर आपको बाकी क्वेश्चंस में ज्यादातर क्वेश्चंस में बी लग रहा है तो आप सब में बी लगा दें. इसका क्या रीजन है, इसका क्या रीजन है, ऐसा क्यों करना चाहिए? सो बेसिकली ऐसा इसलिए करना चाहिए, फॉर एग्जांपल जिस क्वेश्चन में आपको बी लग रहा था उसमें तो आंसर सी था, और जिसमें सी लग रहा था उसमें आंसर बी था, और आप ऐसा कर देते हैं कि किसी में सी लगा देते हैं, किसी में बी लगा देते हैं, किसी में ए लगा देते हैं, तो और आपके सारे ऑप्शंस जो आपने सिलेक्ट किए उनके ऑपोजिट आंसर्स थे उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में. तो व्हाट यू गेट बाय गेसिंग, यू गेट ओनली 0 by guessing. But if you do all B or all C or all A, then there are chances कि कुछ questions ऐसे जरूर होंगे उसके अंदर जिनके अंदर आंसर्स आपके B, C या A में से ही होगा, तो वो सारे questions आपके सही हो जाएंगे. राइट, वो सारे क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे, एंड दैट टू डिपेंड्स अपॉन योर लक. उस टाइम पे लक भी, बट ऐसा नहीं होगा कि एक भी क्वेश्चन का आंसर बी नहीं होगा. अगर आप 80 क्वेश्चंस में गेस लगा करके बी लगा रहे हो तो ऐसा नहीं होगा, उसमें से ऐसा भी हो सकता है 20 क्वेश्चंस भी निकल आए. सो यू गेट 20 मार्क्स फॉर फ्री, 20 मार्क्स फॉर फ्री.
एंड दैट कैन हेल्प यू गेट योर पासिंग परसेंटेज, और एग्जाम को पास करने में, क्रैक करने में इजी हो सकता है। ठीक है जी, तो इसीलिए मैं आपको कहूंगी कि जितने भी आपके गेस वाले क्वेश्चंस हैं उन सब में आप एक ही आंसर दें, और आंसर आई वुड से कि आप ए बी या सी में से दें, क्योंकि डी के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ए बी या सी, बी और सी के उनसे भी ज्यादा होते हैं, ए से भी ज्यादा होते हैं, बी या सी में से आप एक ऑप्शन चूज करके आपको जो भी सूटेबल लग रहा है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, या फिर आपको बिल्कुल नहीं आते तो कोई भी एक ले लीजिए और सब में वो आप लगा दीजिए। ठीक है, तो ऐसा 100% होगा कि 5, 6, 7, 10, 15, 20 कुछ मार्क्स तो आपको जरूर मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि आपको 0 मिलेगा उन 80 क्वेश्चंस में से, और जो आपने 120 करें तो दिस कैन हेल्प यू गेट द मैक्सिमम स्कोर, right? So this is the very important part which I would matlab at least one should know before attending the MCQs. देन सर ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट इज आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान में रखना है, एंड कि हमारा प्रॉपरली, जैसे आप 100 क्वेश्चंस के बाद चेक कर सकते हैं, 50 क्वेश्चंस के बाद चेक कर सकते हैं हमने कितना टाइम कंज्यूम कर लिया, क्योंकि हमारे पास हमेशा एट द एंड गेस्ट वर्क के लिए टाइम होना चाहिए। आपके पास कम से कम 15 मिनट बचे हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर आप 80 क्वेश्चंस पे भी सर्कल करने लगते हैं इट विल टेक टाइम, राइट? तो जितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको आप सर्कल करने लगोगे तो टाइम होने, गेस्ट वर्क के लिए भी आपके पास टाइम होना चाहिए, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हमें रिकॉल भी करने में पड़ सकते हैं, तो उसके लिए भी तो लास्ट का हाफ एन आवर तो एटलीस्ट आपके पास एग्जाम को एक बार रीड करने के बाद बचा हुआ होना चाहिए। तो आपको उसी के हिसाब से अपना टाइम मैनेज करते हुए स्टार्टिंग से एंड तक रखना है। आप हमेशा ये चेक कर सकते हैं 50 क्वेश्चंस के बाद मेरा कितना टाइम हो गया, एंड यू कैन एनालाइज की वेदर यू आर मूविंग स्लो और फास्ट, एंड उसके बेसिस पे आप अपना आगे का एग्जाम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लास्ट स्लाइड इज योर एग्जाम डे की प्लानिंग। आपको लास्ट में जो आपके एक तो आपको एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, ये ताकि यू डू नॉट गेट हसल अप और आप लोग कंफ्यूज और ज्यादा परेशान ना हो जाएं, तो ये कुछ चीजें आपके पास हैंडी होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, आपकी किट्स प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। एंड जो आपकी उमर शीट भरनी होती है आपको HB पेंसिल्स से भरनी होती है, तो आपके पास पेंसिल्स रब्ड हो प्रॉपरली जो पेपर पे, ताकि यू आर नॉट, आपकी जो उमर शीट है वो टोन ना हो, फटे ना कहीं से, उसके लिए प्रॉपर पेंसिल शार्प्ड, मतलब वो एजेस उनके रब होने चाहिए। along with this please also carry some pen also, कई बार आपको साइंस वाइन करने होते हैं तो पेन भी आपके पास जरूर होना चाहिए। this is the basic stationery and the things you should have with yourself for the exam day. And then now please, any questions? अच्छा sir, which questions are there in the chat box? सर आर मॉक टेस्ट पेपर सफिशिएंट फॉर एग्जाम? जैसा मैंने आपको बताया ऑब्वियसली मिक्स में आप कीजिए, खाली मॉक टेस्ट पेपर मतलब ये देखिए, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं, आप करना ही वो चाहते हैं, देन देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग दैट, बट राइट अप्रोच वुड बी कि आप एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस आईसा कंसोलिडेटेड मैनुअल के भी कीजिए, कुछ मॉक टेस्ट पेपर्स भी कीजिए, मिक्स अप्रोच यूज कीजिए, सिर्फ एक चीज पे आप फोकस ना करें। ठीक है जी, अब दिस यू हैव टू मैनेज विद योर टाइम एंड एवरीथिंग। मॉड्यूल 6 आईसा 2.0, मॉड्यूल 6 जो है ना उसमें से कुछ एज सच बहुत स्पेसिफिक नहीं लिखा, वो मॉड्यूल को आप पढ़ना जरूरी नहीं है। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप मॉड्यूल को पढ़ें, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग से आ जाएंगे। आईसा मतलब वो आपके एप्लीकेशन से बेसिस पे या ऑडिट के बेसिस पे आप लोग जनरल अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चंस कर सकते हो। उसके लिए आई वुड नॉट रिकमेंड कि यू गो थ्रू द मॉड्यूल 6। सीसा क्वेश्चन बैंक्स तो सर आपको अगर मिले होंगे तो आई डोंट थिंक, ये तो हम कुछ बहुत पुराने हैं सर्कुलेशन में 2008 के। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आई कैन शेयर, बट आई वुड रिकमेंड कि अब लास्ट 2 डेज में आप लोग ना करें, जिनके पास ऑलरेडी जो लोग कर चुके हैं दे कैन डू इट, बिकॉज अगर आप अब इसको देखेंगे तो यू विल ओनली गेट कंफ्यूज। अब तो आप लोग वही करें जो आप लोग कर चुके हैं,
जो आप लोग कर चुके हैं आप लोग वही प्रैक्टिस करें, एंड उस सीसा क्वेश्चन बैंक से पहले आप लोग अपने मॉक टेस्ट पेपर्स और उनकी ही प्रैक्टिस दोबारा कर लें। अगर आपने एक बार पढ़े हैं या 2 बार पढ़े हैं तो उसी को 1-2 बार और पढ़ लीजिए, उससे आप दोस कंसेप्ट विल गेट स्ट्रॉन्गर। सर क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलता है, क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट अपने पास वापस ले लेगा। आप लोग को रफ पेपर भी नहीं मिलता है, यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी पेपर और एनीथिंग एल्स इन योर एग्जामिनेशन। और इनफैक्ट जो क्वेश्चन पेपर होता है उस पर आपको कुछ ज्यादा लिखना भी नहीं होता, दिस कैन एक्ट टू योर डिसिप्लिनेशनरी इशू हो सकता है, डिसिप्लिन वाला इशू मींस। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन पेपर पे सिंगली आपको कोई मार्किंग वार्किंग थोड़ी बहुत जो करनी है आप उतनी करें, उस पर कुछ ज्यादा आपको लिखना नहीं है, अदरवाइज आपके ऊपर डिसिप्लिनरी केसेस भी हो सकते हैं। क्वेश्चन पेपर्स हमको वापस करने होते हैं, दैट्स व्हाई वी डू नॉट हैव एनी प्रीवियस एग्जाम पेपर्स अवेलेबल एनीवेयर, राइट। पेपर के सेट्स का सर एज सच अब आई कैन टेल अबाउट माइन, रेस्ट मुझे नहीं पता, 3 होते थे राइट, 3 सेट्स वर अवेलेबल। थैंक यू मैम। सर जो लोग लिख रहे हैं कि आप लोग को सेशन अच्छा लगा, आई होप यू ऑल गेट क्लियर इन योर एग्जाम, एंड जो टिप्स हैं आपके वो काम आए। 2 दिन में क्या टिप्स काम आ सकते हैं सर? जो अगर आप लोग कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं या टॉपिक्स आपके मिस हो गए हैं आप लोग वो कर सकते हैं, एंड मोर ओवर ये जो आप लोग गेसिंग वर्क है ये आपको जरूर काम आने वाला है अगर आप लोग को ये नहीं पता था तो, क्योंकि इससे आप लोग मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो। इसमें किस्मत काम करती है, कितने मार्क्स आएंगे 2 दिन में कितना, 2 दिन में सर तभी 2 दिन तभी आपको हेल्पफुल होंगे अगर आप पीछे 1 हफ्ते से एटलीस्ट पढ़ रहे हैं। खाली 2 दिन में आप लोग एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे। आई डोंट वांट टू मेक एनी फॉल्स कमिटमेंट्स। 2 दिन तभी काम आएंगे जब आप पीछे से पढ़ रहे हैं। 2 दिन में तो अब आप रिवाइज कीजिए, कोई 1-2 टॉपिक्स आपके छुटे हुए हैं आप उनको देखिए, क्वेश्चंस जितने आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं उनको आप दोबारा 1-2 बार एटलीस्ट 2 बार, जो भी क्वेश्चंस आप करते हो ना एटलीस्ट 2 बार पढ़ें, बिकॉज वन रीडिंग इज नॉट सफिशिएंट। आपको अगर पेपर में सेम क्वेश्चन पा गया ना देन यू विल बी कंफ्यूज्ड कि उसका आंसर क्या था। तो एटलीस्ट अगर आप 2 बार पढ़ के जाते हो तो इट हेल्प्स इन बेटर मेमोराइजिंग, थोड़ा सा आपको अच्छा याद रहता है। ईटी का पेपर सर बहुत इसकी कंपैरेटिवली काफी इजी होता है, यू कैन डिस्कस सेपरेटली बिकॉज अभी हम लोग 80 डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, इससे बहुत इजी आता है। एंड ईटी आपको प्रिपेयर करना है ना, सबसे पहले तो बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिए। उसके अलावा पहले जो हमारा 2.0 में ईटी होता था उसमें से तो सारे मॉड्यूल के पीछे वाले क्वेश्चंस में से आ जाता था, लेकिन अभी जो लास्ट एग्जाम ईटी एग्जाम हुआ है उसके फीडबैक के हिसाब से जो हमारा मॉड्यूल के पीछे वाले क्वेश्चंस में से काफी कम एरिया कवर हुआ है, वो काफी इनफैक्ट टेक्निकल था, तो उसके लिए भी आपको ये सब पढ़ के जाना पड़ेगा जो हम 80 के लिए डिस्कस कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट अगर आप थोड़ा वहां पे पढ़ लेते हो तो आपको 80 की प्रिपरेशन में इजी हो जाता है, क्योंकि आपको फिर उसके आगे पढ़ना होता है, राइट। तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये जो क्वेश्चन बैंक्स जो मैंने डिस्कस किए हैं दैट आई कैन शेयर विद सुमिल जी, मैं उनको शेयर कर दूंगी, एंड द पीपीटी आल्सो यू कैन गो थ्रू दैट पीपीटी, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड उससे आप लोग रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक्स भी मैं सर को शेयर कर दूंगी, ही कैन शेयर विद यू। एंड क्वेश्चन पेपर पे जैसे मैंने बताया ज्यादा मार्किंग्स नहीं कर सकते। हाँ अगर आपको आंसर ये मार्क करना है कि मेरा कौन सा क्वेश्चन छूट गया या मेरे अभी नहीं फिल किया या मुझे डाउट है, सर्कल्स आप लगा सकते हैं, इसमें इतना इशू नहीं होता, थोड़ा बहुत मार्किंग आप कर सकते हैं, ज्यादा लिखना नहीं होता। आप ये नहीं है कि उसमें कोई कहानी लिखने लग जाए, दैट कैन लाइक ये हम क्यों नहीं करते या ये क्यों रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज वो चीटिंग से रिलेटेड इशू क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ अगर आपने सर्कल लगा रखे हैं या कोई एक आधे ऑप्शन पे डाउट के लिए सर्कल लगा रखा है, टिक कर रखा है, दैट यू कैन डू, दैट इज फेयर इनफ, वो आप लोग कर सकते हैं, बट ज्यादा आपको क्वेश्चन पेपर्स पे कभी भी नहीं लिखना है। सर जो लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि सेशन 3 days पहले होना चाहिए था, थोड़ा पहले होना चाहिए, एक्चुअली सुमित जी हैव अप्रोच्ड मी earlier also, but due to my busy schedule only I was not able to give time, sorry sir. And in fact I had done a session last week with Hisar branch, but I guess you were not approachable to that session, and that's why, and in fact ये session भी आज
आप लोग का और हमारा मिलना लिखा था, नहीं तो आई हैड डिनाइड फॉर दिस सेशन। एंड सुमित जी को ने जिससे के साथ ये सेशन बुक किया था, उन्होंने किसी रीजन की वजह से वो नहीं कर पाए, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर टुगेदर। एंड ये सुमित जी की वजह से ही हुआ है, उन्होंने कल रात को ही मुझे बोला तो दैट यू हैव टू डू इट ओनली। देन आप लोगों से मिलना लिखा था आप लोगों के साथ आज, दैट्स व्हाई वी आर हियर, एंड आज हम लोगों ने ये सेशन किया है। I have done CASA provided question bank of 725 questions. However, this is CASA platform and I would say कि सर मैंने actually CASA का question bank नहीं देखा है, ना ही मैंने पढ़ा है, तो ये सुमित जी बेटर आंसर कर पाएंगे इसका। सुमित जी are you there? या सुमित जी हैं। थैंक यू आयशा जी, बट वंडरफुली जो क्वेश्चन बैंक है वो हेल्पफुल रहेगा कहीं ना कहीं, बाकी अदरवाइज यू हैव कवर्ड एंटायर थिंग इन डिटेल। सो आई थिंक सभी को जो गाइडेंस चाहिए थी वो प्रॉपर मिल गई है, और आगे भी एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी हेल्प होगी। और एकता जी का स्पेशली धन्यवाद कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को एड्रेस करना एक्सेप्ट किया इन स्पाइट ऑफ योर बिजी शेड्यूल। So especially thank you, thanks sir. to Ekta ji, हाँ and जी। thank you Arun ji, and thanks to each participant. And any other query Arun ji, आप close करें? नहीं सर, कंप्लीट है। Sure Arun ठीक है जी, मैं क्वेश्चन बैंक जैसी मैडम से आएगा I will share whatever I will हाँ जी receive सर, from ये Ekta ji. क्वेश्चन बैंक्स मैं दे दूंगी और मैं स्लाइड्स भी आपको दे दूंगी, आप शेयर कर सकते हैं सबके साथ। Thank you so थैंक यू much. एवरीवन, madam. थैंक यू सो मच, Thank थैंक यू you. सुमित जी। Thank you. ओके Thank जी। you. Thank you Arun bhai. Thank you to each one of you.